Myself Dr. Sri Krishna Patel, Associate Professor, DAV Training College, कानपुर। आज प्री PhD कोर्स वर्क के अंतर्गत जो आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसमें एक टॉपिक है ट्रेनिंग मेथड्स। उसको आज हम देखेंगे। बेसिकली इस ट्रेनिंग मेथड्स टॉपिक कवर करने के पहले कुछ एक चीज़ आपको बताएं जो रिसर्च से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग मेथड्स कहाँ यूज़ होगी रिसर्च में, ठीक है। जब भी आप डॉक्टरल डिसर्टेशन PhD थीसिस के लिए टॉपिक सिनॉप्सिस अभी आप तैयार करेंगे या किस एरिया में आपको स्टडी करनी है, उसके लिए आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे। उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में जब आप अपना टॉपिक फ्रेम करते हैं, उसमें यदि आप एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं, किसी चीज़ का इफेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेनिंग मेथड्स की बात की जाए तो वो बिना फील्ड वर्क के होगी नहीं, उसको फील्ड पर ही करना पड़ेगा और उसका इफेक्ट हमें देखना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है। हमें ये भी देखना है कि हम किस कंपोनेंट्स के लिए कौन सी ट्रेनिंग कर रहे हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट के लिए एक ट्रेनिंग कर रहे हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो रिसर्च एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इफेक्ट देखते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल लें कि इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन द जंप एबिलिटी ऑफ वॉलीबॉल प्लेयर्स एट द यूनिवर्सिटी लेवल। तो अगर हम इफेक्ट देख रहे हैं प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, तो यहाँ पर तीन चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं इस पूरे टॉपिक में कि हम क्या हमारे वेरिएबल हैं, कौन सी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी इसमें यूज़ करने वाले हैं और किन पर, मतलब सैंपल पॉपुलेशन क्या होगी। जैसे इफेक्ट ऑफ हमने बोला प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, सर्किट ट्रेनिंग है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, बहुत सारी हो सकती है, ठीक है, या अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग एंड यूज, ठीक है, ऑन सर्टेन मोटर कंपोनेंट्स लाइक फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन। So according to the training methods, you can assess the effect on different components. तो यहाँ हम बात कर रहे थे उसी एग्जांपल पर लाएं कि इफेक्ट ऑफ प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ऑन द जंप एबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल वॉलीबॉल प्लेयर्स। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ इस टॉपिक को देखने से स्पष्ट हो रही हैं कि हम एक इफेक्ट देख रहे हैं। अब कितने दिन के लिए देख रहे हैं ये भी अलग बात है कि 12 वीक्स है कि 10 वीक्स है कि 8 वीक्स है, ठीक है। और स्पेसिफाई करने के लिए हम उसमें जोड़ सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ 12 वीक्स प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस टॉपिक से क्या आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि हम एक इफेक्ट देख रहे हैं। प्रभाव किस पर? दो प्रकार के चर होते हैं, एक तो वेरिएबल जिसे हम कहते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, निराश्रित चर और आश्रित चर। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इसमें निराश्रित क्या है और आश्रित क्या है, मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या है। जब भी हम ट्रेनिंग मेथड्स का कोई इफेक्ट देख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और किस पर देख रहे हैं, वो हमारे वेरिएबल जिस पे मतलब स्ट्रेंथ है या फ्लेक्सिबिलिटी है और क्या है। और तीसरी चीज हमें क्या पता चल रही है कि हम किस पॉपुलेशन पर देख रहे हैं। हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल वॉलीबॉल। तो ये हमारा सैंपल हो गया, हमारे वेरिएबल हो रहा है, और इफेक्ट देख रहे हैं तो हम निश्चित रूप से कुछ एक्सपेरिमेंट देंगे ना, 12 वीक्स की ट्रेनिंग देंगे। तो हमारे टॉपिक से हमें तीन चीज़ें स्पष्ट हों तो एटलीस्ट ये हमारा टॉपिक हाईलाइट करे कि हम देखना क्या चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रेनिंग मेथड्स को हम कहाँ पर यूज़ करेंगे उस रिसर्च में, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अब आप कौन सी ट्रेनिंग मेथड यूज़ करते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन क्या है ट्रेनिंग मेथड्स का। तो अगर हम बात करें कि ट्रेनिंग मेथड्स में कुछ कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग मेथड्स की और ये बात आ रही है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत, तो अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करें तो हमें ये स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि प्ले क्या कहते हैं, गेम क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आप देख रहे होंगे कि डेफिनेशन दी है, ठीक है। अगर आप देखें कि इसमें लिखा है प्लेज एन एक्टिविटी विच इज फ्री, अनप्रोडक्टिव, अनसर्टेन, सेपरेट, गवर्न बाय रूल्स एंड मेक बिलीव। मतलब कि प्ले एक ऐसी एक्टिविटी है जो फ्री समय में, अनप्रोडक्टिव, जिसका कोई हमें
उसका लाभ नहीं मिल रहा। अनसर्टेन, कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, सेपरेट, किसी से कोई नहीं, अपने बनाए गए रूल्स के द्वारा ही और अपनी सोच समझ से ही। छोटे स्पोर्ट्स में कहीं भी कैसे भी आप जो बच्चे लोग खेलते हैं या जो पहली एक्टिविटी करते हैं जिसे हम प्ले कहते हैं, वो यही एक्टिविटी और यही फॉर्म करती है स्पोर्ट्स के, ठीक है। इसलिए हम प्ले से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे पार्ट लेग एक ट्रेनिंग मेथड आप में इंड्योरेंस के अंतर्गत एक पार्ट लेग ट्रेनिंग है, उसको स्पीड प्ले भी कहा जाता है। वाई प्ले क्यों कहा जा रहा है स्पीड प्ले? क्योंकि वहां पर इंडिविजुअल खुद ही चूज करता है अपने रनिंग की ट्रेनिंग की, कब उसको तेज करना है, कब उसको स्लो करना है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग कोई स्पेसिफिकेशन हमने दे नहीं रखी, इसलिए वो वहां पर प्ले वर्ड यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से दूसरा आता, हम एक बात करते हैं गेम, ठीक है। गेम क्या है? प्लान्ड एक्टिविटी बेस्ड ऑन फिक्स्ड रूल विद अ डेफिनेट बिगिनिंग एंड एंड। ऐसी एक्टिविटी जो किसी फिक्स रूल पर आधारित और जिसकी निश्चित शुरुआत और अंत होगा, ठीक है। जैसे कैटेगरीज कर दे रहे हैं कि इन्वेशन गेम, टारगेट गेम्स और कोड गेम्स। आप देख रहे हैं कि इन्वेशन गेम्स के वहां जहां हम किसी की टर्सरी में जाके कुछ स्कोर करना चाह रहे हैं, फुटबॉल या हॉकी में हम क्या करना चाह रहे हैं? हम दूसरे की टर्सरी में जाकर हमारा मोटिव क्या है? गोल का, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इन्वेशन, मतलब हम उसको अटैक कहते हैं। इन्वेशन मतलब आक्रमण भी होता है, ठीक है, इन्वेडर्स, ठीक है। तो हम जाके दूसरे की टर्सरी में, ना, अपनी टर्सरी को हमें सुरक्षित रखना है और दूसरे की टर्सरी में जाकर हमको स्कोर करना है, ठीक है। और वही जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो विनर होगा, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट गेम, जैसे क्रिकेट में और बेसबॉल में, वहां दो रोल्स प्लेड होते हैं, मतलब एक टीम एक समय पर एक रोल प्ले करती है। एक टीम बैटिंग कर रही है, दूसरी टीम फील्डिंग या बॉलिंग कर रही है, मतलब दोनों ही के अलग अलग रोल हैं। और फिर एक जैसे टेस्ट मैच में या 2 बार ये रोल चेंज होते हैं, वनडे में 50 ओवर के अंदर ये चेंज होते हैं, 20 ओवर में भी रोल चेंज हो जाते हैं। मतलब कि ड्यूल रोल्स हम देख रहे हैं कि वही टीम एक बार फील्डिंग करेगी, वही टीम एक बार बैटिंग करेगी, मतलब रोल चेंज होंगे, ठीक है। कोर्ट गेम, जहां पर जैसे बॉल है, दीवार है या नेट है, जिसके आधार पर 2 प्लेयर्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे ना बैडमिंटन है, टेनिस है, लॉन टेनिस है, टेबल टेनिस है, ठीक है। तो ये गेम की बात है। यहाँ पर तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि इस सब में स्पोर्ट्स की बात करते हैं और उसके कंपटीशन की बात करते हैं ना। तो कंपटीशन भी क्या है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कम्पीट विथ एंड अगेंस्ट टाइम। किसके साथ कंपटीशन हो सकता है? टाइम के साथ और टाइम के अगेंस्ट। डिस्टेंस के साथ कंपटीशन हो सकता है। डिस्टेंस के आपने देखा होगा स्पोर्ट्स हैं जो डिस्टेंस के बेस पर, मैराथन रनर करना, 100 मीटर करना, वो डिस्टेंस बेस पर है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइट, ठीक है। तो किसी गेम में हाइट के बेसिस पर, ठीक है। किसी गेम अदर कॉम्पिटिटर, मतलब किसी दूसरे कॉम्पिटिटर से हमें कंपटीशन करना, कहीं पर इन्वायरमेंट से कंपटीशन करना, कहीं पर खुद के साथ ही कंपटीशन करना। रीजन कुछ भी हो सकते हैं, बाहरी और आंतरिक। तो आप देख रहे हैं कि कंपटीशन भी जब हम स्पोर्ट्स के साथ कंपटीशन जोड़ रहे हैं तो हम ये देख रहा है कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ compete करने के लिए, डिस्टेंस के साथ है, हाइट के साथ है, अदर कॉम्पिटिटर के साथ है, एनवायरनमेंट के साथ है, या वन सेल्फ खुद के साथ है। किसके साथ कंपटीशन करना, सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा। तो हम जब भी ये कंपटीशन की बात करें तो ये चीज भी फैक्टर इसकी एक है। यहाँ पर हम एक मॉडल ऑफ स्पोर्ट्स प्ले का मॉडल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही में दिखाया गया है। अब आप देखेंगे अगर इस मॉडल को ध्यान से कि एक्टिविटीज फ्रॉम विच यू गेट इमीडिएट प्लेजर विदाउट अल्टीरियर मोटिव, ऐसी गतिविधियां जिसमें बिना किसी अध्यक्ष प्रयोजन के व्यक्ति को तात्कालिक आनंद एवं प्रसन्नता मिलती है। मतलब इसमें हमें कहीं जीतना हारने की बात नहीं, हमारा क्या है, अल्टीमेट प्लेजर। मोटिव क्या है? प्ले। बच्चा जब खेलता है तो उसका मोटिव क्या होता है? उसको उसमें आनंद आता है, ठीक है। इसमें वो आनंद का फैक्टर भी है, लिखा एंजॉयमेंट ओरिएंटेड, आनंद उन्मुख होना चाहिए। समय और आपसी तालमेल से निश्चित कर लिया जाता है कोई भी खेल, ठीक है। जब भी हमारे पास समय है तब हम उसको कर लेते हैं। स्पेस भी हम अपने आपसी तालमेल से निश्चित कर लेते हैं। आंतरिक मूल्य होते हैं इसके। तो अब आप देख रहे हैं कि ये प्ले का एक मॉडल है और इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, और ये मॉडल इसलिए आपको बताया जा रहा है कि यही मॉडल फाउंडेशन है स्पोर्ट्स, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अब हम अगला बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स, इसमें आप
क्यों हमने आपको प्ले का मॉडल बताया और प्ले की डेफिनेशन और प्ले की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्यों बता रहे हैं ये। और ये चीज़ें हम आपको देखिए ट्रेनिंग मेथड्स डायरेक्टली हम आपको बता सकते हैं। हमने पहले आपको प्रैक्टिकल बताया कि आपकी ट्रेनिंग मेथड रिसर्च में कहाँ पर आएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर आपको ट्रेनिंग मेथड यूज करनी है। दूसरा, जब भी आप ट्रेनिंग मेथड्स की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको प्ले का मॉडल बताया। अब हम आपको स्पोर्ट्स पर आ रहे हैं, जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है और उसी के अंतर्गत ट्रेनिंग मेथड्स है। तो आप इसकी डेफिनेशन देखें कि एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच हैज अ कैरेक्टर ऑफ प्ले एंड विच मेक द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल और इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिशन विद अदर इज अ स्पोर्ट्स। तो कैसी स्पोर्ट्स एक ऐसी शारीरिक गतिविधि है जिसमें प्ले या खेल का कैरेक्टर हो, खेल के लक्षण हो, ठीक है, जो लक्षण हमने आपको बताए। पर क्या डिफरेंट है, एंड विच टेक द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, जिसमें कुछ संघर्ष और इन्वॉल्व कंपटीशन, जैसे कि प्रतियोगिताओं में संघर्ष होता है, ठीक है। कंपटीशन की भी हमने डेफिनेशन बताई थी आपको। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू कम्पीट विद एंड अगेंस्ट टाइम, हाइट, डिस्टेंस, एनवायरमेंट, अदर कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर, प्ले का कैरेक्टर होना चाहिए, लक्षण प्ले के होने चाहिए, पर डिफरेंट क्या है, इधर स्ट्रगल होगा, कंपटीशन होगा, ठीक है। ये पार्ट जो है वो डिफरेंट है प्ले से। प्ले में स्ट्रगल और कंपटीशन की बात नहीं, ठीक है, स्पोर्ट्स में है, ठीक है। पर उसका जो मूलभूत अवधारणा वो प्ले से ही है, मतलब लक्षण प्ले की, मतलब जिसका फाउंडेशन स्टोन का है तो प्ले पर ही है, कैरेक्टर ऑफ प्ले जरूर होना चाहिए, ठीक है। पर जो अलग चीज जोड़ रही है वो है कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रगल, ठीक है। इसका भी एक मॉडल है, ये है मॉडल ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। अब मॉडल ऑफ स्पोर्ट्स में आप देख रहे हैं वहां पर समय हम खुद ही नियंत्रित कर लेते थे, पर यहाँ पर रेगुलेटेड टाइम, ठीक है। वहां स्पेस कुछ भी स्थान कर ले, पर यहाँ रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, जिस स्पेस में और जिस टाइम पीरियड में आपको स्पोर्ट्स के लिए किया जाएगा, आपको उतने ही में कम्पीट करना है, उतने में ही परफॉर्म करना है, ठीक है। इसकी एक निश्चित ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होगा, इसकी एक आपको अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें फिजिकल प्रोग्रेस, आपके शारीरिक कौशल शामिल हो जाएंगे, फिजिकल इंडिविजुअल, आपके शारीरिक प्रयत्न शामिल हो जाएंगे। और जहां शारीरिक कौशल और जहां शारीरिक प्रयत्न की बात आ जाएगी, वहीं ट्रेनिंग मेथड्स और दूसरी चीजें बातें आ जाएंगी, ठीक है। इसलिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और ट्रेनिंग मेथड्स प्ले के साथ नहीं, क्यों, वहां पर हम कोई फिजिकल प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और कोई फिजिकल स्किल और इन सब टेक्निक की बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने एंजॉयमेंट ओरिएंटेड के लिए प्ले करते हैं, वहाँ कोई टेक्निक कैसी भी हो, हमें प्लेजर होना चाहिए। पर यहाँ आपको पर्टिकुलर स्किल, पर्टिकुलर टेक्निक, पर्टिकुलर कंपोनेंट डेवलप करना, एक निश्चित फिटनेस लेवल होना चाहिए। अगर क्रिकेट में अगर आपको सिलेक्शन होना है, जैसे कि बीसीसीआई की पॉलिसी है कि आपको यो फिटनेस टेस्ट निकालना है, ठीक है, तो वो एक निश्चित क्यों निकालना है, क्योंकि क्रिकेट गेम की एक स्पेसिफिक डिमांड है फिटनेस की, और वो फिटनेस किस टेस्ट से असेस की जा रही है, मान लीजिए यो फिटनेस टेस्ट से। तो उस फिटनेस टेस्ट से जितने भी कंपोनेंट उस स्पोर्ट्स में हैं, क्रिकेट में, वो सारे असेस किए जाएंगे और एक पर्टिकुलर लेवल पर, और वो पर्टिकुलर लेवल पर अगर आप उन कंपोनेंट्स पर फिटनेस टेस्ट दे पाते हैं, तब आपको सिलेक्ट किया जाएगा कि आप वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम टेक्निक की तो बात की बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बहुत टेक्निकली प्रोफिशेंट और साउंड थे, वो फिटनेस के कारण टीम में नहीं आते, ठीक है। और जहाँ फिटनेस की बात आती है, वहीं ट्रेनिंग की बात आ जाती है, कंडीशनिंग की बात आ जाती है, वहीं कंपोनेंट डेवलपमेंट की बात आ जाती है, वहीं ट्रेनिंग मेथड्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात कर ली। वैसे हम कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी की बात करें कि ट्रेनिंग क्या है, कंडीशनिंग क्या है, कोचिंग क्या है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। ये सब अलग अलग है और हम क्या यूज करने वाले हैं, ये हमारे
को देखना है। जहाँ लिखा है कि एनी ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंडिविजुअल फॉर एनी इवेंट और जॉब इज कॉल्ड ट्रेनिंग। यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक। किसमें ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक? इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या ट्रेनिंग किसी को बता रहे हैं, तो उसमें वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, जिससे कि वो इंडिविजुअल जिसको प्रिपेयर कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग के लिए वो उसमें प्रिपेयर कर सके। ठीक है, अगर ये अनऑर्गेनाइज और अनसिस्टमैटिक होगी तो ये ट्रेनिंग नहीं होगी। ठीक है, ये फिर वो प्ले का पार्ट स्टार्ट होगा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हम कहते हैं ट्रेनिंग और कंडीशनिंग। क्या इसमें लिखा है? इट इज प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअली प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल फॉर स्टर्नस फिजिकल एक्टिविटी, thus focusing attention in development of physical and motor fitness components and indirectly enhancing sports performance। करना क्या है कि व्यक्ति को तैयार करना है, क्या? बहुत अधिक शारीरिक श्रम वाली फिजिकल एक्टिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस है डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल और मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स को डेवलप करना और इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस कैपेसिटी को बढ़ाना। डायरेक्टली फिजिकल और मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स को इन्हांस करना है और इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस कैपेसिटी। ठीक है, तो डायरेक्ट मोटिव और इनडायरेक्ट मोटिव कंडीशनिंग के हैं, इसलिए ये कंडीशनिंग इसलिए की जाती है कि किसी स्पोर्ट्समैन को किसी गेम के लिए प्रिपेयर किया जा सके, इसलिए प्री सीजन में कंडीशनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, कंडीशनिंग प्रोग्राम बनाते समय हम कंडीशनिंग पर भी अपनी रिसर्च देख सकते हैं कि कौन सा कंडीशनिंग प्रोग्राम कितना इफेक्टिव हो सकता है किसी स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो ये चीजें हैं, इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि कौन से एनर्जी सोर्स यूटिलाइज हो रहा है उस एक्टिविटी में, कंडीशनिंग जो हम करा रहे हैं, और ओवरलोड प्रिंसिपल के द्वारा हम उस एनर्जी सोर्स को कैसे डेवलप कर रहे हैं, और कोई भी एनर्जी सिस्टम है वो उसके परफॉर्मेंस टाइम से डिपेंड करता है। जैसे कि आपने देखा हो कि एरोबिक और एनारोबिक, उसमें भी लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो एरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटीज का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो इंक्रीज हो, एनारोबिक का कम होगा। तो यहाँ पर लिख रहा है ना कि हम कौन से एनर्जी सिस्टम को डेवलप करना चाह रहे हैं अपने कंडीशनिंग प्रोग्राम के, वो असेस होगा उसके परफॉर्मेंस का, और जिसको भी असेस डेवलप करना चाह रहे हैं उस पर अप्लाई करेंगे हम ओवरलोड प्रिंसिपल। नेक्स्ट है कोचिंग। कोचिंग अलग है ट्रेनिंग और आपका कंडीशनिंग से। कोचिंग क्या कह रहा है? टेक्निकल स्किल। वो क्या कर रहा है? इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि टाइम सीक्वेंस, एक्शन मूवमेंट, स्पीड। क्यों? क्योंकि हम किसी स्पोर्ट्समैन को किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी पर लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए टेक्निकल स्किल है जिसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन ऑफ फैक्टर्स हमें देखना। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि ट्रेनर अलग वर्ड है ट्रेनिंग के लिए और कोचिंग के लिए कोच अलग है। और अब अगर मान लीजिए क्रिकेट की बात करें तो उसमें भी एक हेड कोच है, एक बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, एक बॉलिंग कोच है। तो दोनों अंतर क्या हुआ? किसमें? कोचिंग और कोचिंग हो गया, कोच हो गया, हाँ, ट्रेनर हो गया। हाँ, दोनों अंतर। दोनों में अंतर है ना कि एक पहला जो ट्रेनिंग है वो हम कोच और ट्रेनर, हाँ वही कोच और ट्रेनर में अंतर तब होगा जब हम कोचिंग और ट्रेनिंग में अंतर करेंगे। कोचिंग क्या है? टेक्निकल स्किल है। ठीक है, हाँ, और ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग क्या है कि हमारा डेवलपमेंट, हमारा फोकस क्या है? फिजिकल एंड मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स को डेवलप करना। ठीक है, और कोचिंग क्या है? ये टेक्निकल स्किल है, ये दूसरे स्किल, टेक्निक और सर्टेन फैक्टर्स पर ध्यान देगा। ठीक है, और इसीलिए तो एक व्यक्ति बहुत सारे स्किल्स और टेक्निक्स पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकता, इसलिए तो डिवीजन ऑफ वर्क किया गया है कि हेड कोच के अंदर बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, क्योंकि हेड कोच ही पूरा
क्यों नहीं देख पा रहा है उस टॉप लेवल का? ठीक है, क्योंकि बैटिंग में ही इतने वेरिएशन है, इतनी स्किल है, इतनी टेक्निक है, गेम है। आप देख रहे हैं कि टीम उसी टेक्निकल स्किल और उसके आधार पर T20 की टीम अलग सेलेक्ट होती है, वनडे के लिए अलग प्लेयर्स होते हैं, टेस्ट के लिए अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेक्निक और स्किल में डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, और जिस फॉर्मेट के लिए जो डिमांडेबल है उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसी तरह बॉलिंग में भी, फील्डर्स में भी। ठीक है, आप एक थोड़ा ऐसा फील्डर है जो उतना ज़्यादा वो नहीं है, एजाइल नहीं है, थोड़ा रिफ्लेक्सेस कम है, कंसीडर आप कर सकते हैं टेस्ट में। अगर वो बहुत ज़्यादा साउंड स्किल है, टेक्निक है, करके आप T20 के लिए आप उसको नहीं कर सकते। हाँ, एक बार प्रश्न चिन्ह लगे, है ना? क्यों? कि कारण है कि T20 सर्टेन मोमेंट पर आधारित है, बहुत छोटा फॉर्मेट है, और एक चांस भी अगर आपने मिस कर दिया, वहाँ एक एक रन भी बचाना है और एक एक कैच भी लेना है। ठीक है, और टेस्ट मैच 5 दिन का फॉर्मेट है। ठीक है, तो दोनों की डिमांड अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर कोचिंग और इसलिए कोच और ट्रेनर अलग अलग है। ठीक है, और कोचिंग और ट्रेनिंग स्किल अलग अलग है, इसलिए कोच और ट्रेनर दोनों को देखने के लिए अलग अलग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, अब स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात करें। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ स्पोर्ट्स परफेक्शन, जिसमें कुछ पेडागोजिकल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्पोर्ट्समैन की टॉप लेवल परफॉर्मेंस पर ले जाना। कैसे? प्लान्ड सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी। ठीक है, तो जितने भी ये प्रिंसिपल हैं, पेडागोजिकल, साइंटिफिक, है ना, और जो प्रोसेस है परफॉर्मेंस कैपेसिटी अटेन करने के लिए, जो प्लान प्रोग्राम हम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसकी ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, उसका एग्जीक्यूशन करते हैं, ये सारा कुछ जिन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है उसको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत हम रखते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेनिंग मेथड्स का बताया गया है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एट द टॉप है। जनरल थ्योरी जो अभी हमने आपको बताया था कि जो पेडागोजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो जनरल थ्योरी के अंतर्गत हम रख सकते हैं, और वो पेडागोजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल अलग अलग स्पोर्ट डिसिप्लिन से संबंधित हैं। क्यों? सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आप ट्रेनिंग नहीं हो रही, बायोमैकेनिकल एंगल भी आप देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी देखेंगे, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन भी देखेंगे, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की भी बात करेंगे। तो ये जो फील्ड है वो पेडागोजिकल और साइंटिफिक इनके प्रिंसिपल्स। ठीक है, और मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आप देख रहे हैं जो मोटर कंपोनेंट्स के लिए, स्किल एक्वायर करने के लिए, टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग के लिए। तो ये मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है, बेस्ड किस पर है? पेडागोजिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल। फिर प्लानिंग हम करते हैं, उसका एवेल्युएशन करते हैं, किसी भी चीज का प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, और हम ये देख पाते हैं कि अंत में हम कितने एग्जीक्यूट कर पाए और क्या रिजल्ट हुए। ठीक है, उसके बाद फिर हम उसको कंक्लूडिंग करते हैं, और यदि फीडबैक में हमें क्या मिलता है कि हमें आगे क्या चेंज करने हैं, कहाँ पर गलती हो गई, ये पूरा जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसलिए ये प्लान आप देखें वीकली भी है, मंथली भी है, ईयरली भी है, ओलंपिक प्लान भी है 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो ये सारा जो है ट्रेनिंग मेथड्स एक पार्ट है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग जो हम बात कर रहे हैं, पर ये सारा कुछ उस साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत है। और साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की अगर हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो सिर्फ आइसोलेशन या इंडिविजुअल में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग नहीं चलेगी। जब हमने कहा कि ये किस पर आधारित है, डिफरेंट पेडागोजिकल फील्ड और डिफरेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ दैट पेडागोजिकल फील्ड। जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन भी इन्वॉल्व है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी भी है, मैनेजमेंट है, मोटर लर्निंग है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सारी चीजें, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन आपके उस साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में है।
तो जब भी आप कोई ट्रेनिंग मेथड या प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो आप उसको देखेंगे ना कि बायोमैकेनिकली रूप से वो सही तरीके से टेक्निक को एग्जीक्यूट कर पा रहा है कि नहीं। यदि नहीं कर पा रहा है, फॉल्ट है, तो आपको जो डिजायर रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे। और वही तो आपका काम है एज अ ट्रेनर और कोच की आप उसको रीअसेस करके ठीक करें। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, कौन सा एनर्जी सिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए उसकी डाइट क्या प्लान होनी चाहिए, ठीक है। एरोबिक के लिए क्या हो गया, एनारोबिक कौन सा एनर्जी सिस्टम के लिए, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए आप कौन सा न्यूट्रिशन के लिए प्लान कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट एक बहुत बड़ा अपने में डायमेंशन, ठीक है। तो किस फ्रेम ऑफ माइंड में वो ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी फ्रेम ऑफ माइंड क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, कितना मैच्योरेशन लेवल, ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। मोटिवेशन लेवल क्या है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं जो साइकोलॉजिकल, तो साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आइसोलेशन में बात नहीं है कि हम तो ट्रेनिंग मेथड की साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंतर्गत एक ट्रेनिंग मेथड के अंतर्गत बात कर ली बस। उसके साथ साथ बहुत सारे पेडागॉजी जुड़ी हुई हैं और उन पेडागॉजी पर बेस्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल है। और सारों को आप जब किसी ट्रेनिंग मेथड्स को चूज कर रहे हैं तो कौन से मेथड ऑफ ट्रेनिंग में कौन सी पेडागॉजी के साइंटिफिक प्रिंसिपल की गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है, वो आपको अप्लाई करनी है, तभी आपके डिजायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। जो हम कह रहे हैं ना, पहले हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रेनिंग, या हमने बात की थी प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग का जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, उसके साथ साथ कौन सी पेडागॉजिकल फील्ड जुड़ी है और कौन से हमें साइंटिफिक प्रिंसिपल अप्लाई करने पड़ेंगे, तभी तो हम उसका इफेक्ट सही देख पाए, ठीक है। क्योंकि अगर नेग्लिजिबल लेवल पर इंप्रूवमेंट हो रहा है तो उस इंप्रूवमेंट उतना नहीं करेंगे। ट्रेनिंग लोड बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है, बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, उसमें ट्रेनिंग लोड इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। क्यों? पहला कारण है कि स्पोर्ट्समैन के हाई परफॉर्मेंस के लिए, दूसरा कारण है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी के लिए, तीसरा कारण है इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस कैपेसिटी को स्टेबलाइजेशन करने के लिए, चौथा कारण है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में हम बहुत सी एक्टिविटी और करते हैं जो अल्टीमेटली फैटिग की ओर ले जाती है, तो रिकवरी प्रोसेस कैसे होगी। और जब तक फैटिग एक डिजायर लेवल पे नहीं आएगी, तो रिकवरी प्रोसेस नहीं आएगी, तो सुपर कंपेंसेशन जो एक वर्ड है जो जिसको एडेप्टेशन के अंतर्गत आता है कि क्या इंप्रूवमेंट हुआ, वो हम कैसे ला पाएंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग लोड क्या है? ऐसे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिमांड प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल थ्रू मोटर स्टिमुलस रिजल्टिंग इन इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ परफॉर्मेंस कैपेसिटी, ठीक है। इसलिए सभी प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि हमें एक की बात करें तो उसमें प्राइमरी इंपॉर्टेंस ये ट्रेनिंग लोड का प्रिंसिपल है। एक बार आप लोग इस चीज को सबको पढ़ चुके हैं कि ट्रेनिंग लोड में क्या क्या आता है, फिर भी हमने एक रीकैप के लिए, समराइज के लिए इसको एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया। आप देख रहे हैं ट्रेनिंग लोड में क्या है। आउटर लोड में आप क्या देखते हैं, इनर लोड में क्या देखते हैं। आउटर लोड 4 कंपोनेंट पर है। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ मूवमेंट का तात्पर्य है कि किस लेवल का मूवमेंट क्वालिटेटिव हो रहा है। यहाँ पर बायोमैकेनिकल चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जिस तरीके से टेक्निक को, स्किल को परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, वो वैसे ही परफॉर्मेंस हो रही है कि नहीं, उसमें फॉल्ट है। और जितना ज़्यादा मूवमेंट क्वालिटी होगी उतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट रिजल्ट पर आएगा। आप ये सुना होगा क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में कि कहा जाता है कि कोई बैट्समैन ने शॉट खेला तो कहते हैं बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में शॉट था, ठीक है। ये कॉपी बुक क्या क्या है? मतलब कि जैसा प्रेस्क्राइब किया गया है उस पर्टिकुलर शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए लगभग वैसे ही एक्सक्यूशन हुआ है। तो कॉपी बुक मतलब जैसा थ्योरेटिकल बताया गया है उसका वैसा ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो ये ही क्वालिटी ऑफ मूवमेंट है।
और जब ऐसा जैसा बताया गया है और जैसे वैसे ही एग्जीक्यूशन करना है, तो फिर आपको पर्टिकुलर कोई भी शॉट आप खेल रहे हैं, मान लीजिए पुल शॉट खेल रहे हैं, तो आपका स्टांस पोजीशन क्या होगा, बल्ले की बैक लिफ्ट कहाँ से आएगी, ट्रांसफर ऑफ वेट क्या होगा, पिछले और अगले पैर का क्या मूवमेंट होगा, ट्विस्टिंग ऑफ रिस्ट का क्या है, और रोलिंग ऑफ रिस्ट है कि क्या, ये सब पर्टिकुलर एंगल पे होगा ना। मीटिंग ऑफ बॉल कहाँ है, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर हो गई है कि कहाँ से हमें करना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जहाँ बात आ रही है, ये क्वालिटी ऑफ मूवमेंट की बात है। नेक्स्ट इसी को क्वालिटी ऑफ लोड भी कहते हैं क्या? नहीं, क्वालिटी ऑफ लोड अलग चीज, अलग चीज। हाँ। फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल कोई भी मूवमेंट बिना एक्सरसाइज के संभव नहीं है, या कोई भी ट्रेनिंग मेथड, ठीक है, जिनको हम कैटेगराइज भी कर लेते हैं जनरल, स्पेसिफिक, कंपटीशन एक्सरसाइज में, ठीक है। फिर जो सबसे ज्यादा आउटर लोड में इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी लोड और वॉल्यूम ऑफ लोड। ये इंटेंसिटी और वॉल्यूम फिजिकल एक्सरसाइज, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट हर ट्रेनिंग मेथड में इन्वॉल्व रहेगी, इसलिए हम इसको आपको पहले कॉन्सेप्ट में फ्रेमवर्क में बता रहे हैं कि क्यों। जब भी आप कोई ट्रेनिंग मेथड का इम्पैक्ट या इफेक्ट देखने जाएंगे, तो ये सारे डायमेंशन, ये जो चीजें हैं, एस्पेक्ट हर ट्रेनिंग मेथड में, सब किसी भी ट्रेनिंग मेथड में पूछा है कि इंटेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी और स्टिमुलस क्या है, ठीक है। बिना इनके कोई भी ट्रेनिंग मेथड्स नहीं कंप्लीट हो सकती है। तो आपको ये इंटेंसिटी ऑफ लोड, दो पार्ट है, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस और डेंसिटी, और वॉल्यूम, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी मतलब किस इंटेंसिटी, आप देखें ना कि 80% इंटेंसिटी, 90% इंटेंसिटी, 100% इंटेंसिटी, कई बार 110% इंटेंसिटी भी कहा जाता है, मतलब कि आपकी क्षमता से ऊपर। जैसे कि वेट ट्रेनिंग में हम बात करें कि आपकी क्षमता 60 kg की बेंच प्रेस करने की, पर 65 kg वेट के साथ पीछे से कुछ सपोर्ट देकर आपको वो 65 kg लिफ्टर आपने किया, ठीक है, तो मतलब वो आपके 100 से ऊपर है। डेंसिटी मतलब अब आप उस लोड के बाद जो फैटीग की प्रोसेस है, तो उसमें क्या रिकवरी कैसे दे रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन मतलब कितने समय के लिए, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, ठीक है। और ये इनर लोड, अब जब आप किसी को आउटर लोड दे रहे हैं, मतलब किसी इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन पर फिजियोलॉजिकल डिमांड्स आपने पुट की, फिजिकल फिजियोलॉजिकल डिमांड्स पुट की उसके ऊपर किसी ट्रेनिंग मेथड के माध्यम से, तो उसको इनर, उसके इफेक्ट सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, स्वेटिंग, कलर ऑफ स्किन, फैटीग, कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये ऐसे फैक्टर हैं जो जब वो परफॉर्म करेगा तो उस पर आपको देखना है एज अ कोच ट्रेनर की क्या इनर लोड में चेंजेस हो रहे हैं। ये सारा एस्पेक्ट है कंपोनेंट ट्रेनिंग लोड का, कि इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस में क्या होता है, डेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है। आप इंटेंसिटी को कैसे बताएंगे, स्पीड, कितने स्पीड से आप कर रहे हैं, एक ये माध्यम है इंटेंसिटी। डिस्टेंस, हाइट, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस, कितना वेट आप, जैसे वेट ट्रेनिंग की बात हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवमेंट, कितनी बार, कितनी जल्दी जल्दी वो मूवमेंट आप फ्रीक्वेंट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। पेस ऑफ गेम, गेम का किस पेस से चल रहा है, ठीक है। और पेस ऑफ अबाउट, आपने देखा होगा कि जैसे बॉक्सिंग है, कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स है, उसमें जब बाउट हो रही है, तो आपने देखा होगा कि अगर पहले राउंड में बहुत किसी ने स्कोर कर लिया है, तो वो बाउट की पेस को स्लो करना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका स्कोर है, वो सिर्फ टाइम को कंज्यूम करना। पर जिसको ऊपर स्कोर हो गया है, वो चाहेगा, वो बाउट का पेस ज्यादा करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि उसे स्कोर करना, ठीक है। तो अटैक और डिफेंस यहाँ पर बदल जाएंगे रोल, ठीक। तो पेस ऑफ बाउट में भी इंटेंसिटी, अब आप देख रहे हैं कि एक की इंटेंसिटी अपने आप को डिफेंड करने की है, मतलब जो उसने अटेन कर लिया स्कोर, उसको बरकरार रखने की, ठीक है। वो नहीं चाह रहा कि आप फिर से अटैक करके ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी अपोनेंट को दे दें कि जो हमने स्कोर कर लिया वो, हाँ,
और जो जिसके ऊपर स्कोर हो गया वो ये चाह रहा है कि हम कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लें, इसके लिए वो इंटेंसिटी मैक्सिमम अप्रोच कर रहा है। तो ये इंटेंसिटी है। डेंसिटी कि कैसे आप रिलेशनशिप है कि इफेक्टिव टाइम ऑफ लोडिंग एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग यूनिट, रेशियो बिटवीन फेजेस ऑफ लोड एंड फेजेस ऑफ रिकवरी, जो हमने कहा कि कितना लोड का फेज है और कितना रिकवरी का। यदि लोड ज्यादा है रिकवरी कम है और ये इम्प्रॉपर बैलेंस है तो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आएंगे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब आपने जब आप आगे ट्रेनिंग मेथड्स में आएंगे तो आपको ये बातें आएंगी। सेट, तो नंबर ऑफ रिपीटेशन पर सेट, कितने रैप आप कर रहे हैं एक सेट में, 2 4, किस इंटेंसिटी, 70 80। ठीक है। नंबर ऑफ सेट, कितने सेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ रिपीटेशन पर ट्रेनिंग यूनिट, ऑल सेट कितने हैं और हर सेट में कितना रिपीटेशन। नंबर ऑफ लोड फॉर वेरियस मसल ग्रुप, हर मसल ग्रुप के लिए आप कितना एफर्ट दे रहे हैं, कितना लोड पुट कर रहे हैं। ये सब चीजें फ्रीक्वेंसी और स्टिमुलस में है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ वन स्टिमुलस, एक स्टिमुलस का इफेक्ट है, कितने ड्यूरेशन के लिए। ड्यूरेशन ऑफ वन सेट ऑफ स्टिमुली, वेट ट्रेनिंग, एक पूरा पैकेज है कि ये वेट ट्रेनिंग आज हमें करना है, उसका पूरा कितना ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन ऑफ वन फेज ऑफ लोड और ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग यूनिट, ट्रेनिंग आवर्स पर ईयर। ये सब जितनी भी चीजें हैं ये ड्यूरेशन के अंतर्गत है। तो इसको हम और ज्यादा ना लेके सीधे एडेप्टेशन प्रोसेस पर आए। एडेप्टेशन प्रोसेस के अंतर्गत क्या है। एडेप्टेशन का सिंपली है कि कोई भी नई चीज है, एनवायरनमेंट में भी हम नया चीज आती है तो हम एडेप्ट करते हैं। ठीक है, अनुकूलन जिसे कह रहे हैं। इसी तरीके से जब भी हम किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ट्रेनिंग मेथड्स के माध्यम से कोई डिमांड, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल डिमांड्स पुट करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट, उस स्टेट में चेंज आता है। ठीक है, वो नए स्टेट की ओर चेंजमेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट से एक न्यू स्टेट की ओर। इंप्रूवमेंट ऑफ कंडीशनल एबिलिटी, क्यों? क्योंकि हम स्ट्रेंथ को इंप्रूवमेंट करना, हमें इंडोरेंस को करना है, कि फ्लेक्सिबिलिटी को करना है, कि कोऑर्डिनेशन है, कि क्या इंप्रूवमेंट करना, कौन सी कंडीशनल एबिलिटीज हम इंप्रूव करना है, इसके लिए हम उस पर एक ट्रेनिंग लोड के अंतर्गत फिजिकल और फिजियोलॉजिकल डिमांड्स पुट कर रहे हैं। अब जब आप ये किसी को लोड के ट्रेनिंग लोड के माध्यम से कुछ करने के लिए कहेंगे ताकि उसके इम्प्रूवमेंट हो, तो निश्चित है कि उसके इंटरनल बॉडी बैलेंस डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएंगे, चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में। जैसे सिंपली कि आप किसी को कहें कि 20 मीटर की स्प्रिंट मारो, तो आज अभी मेरी जो हार्ट रेट है तो 20 मीटर मारने के बाद फुल इंटेंसिटी है, हार्ट रेट में चेंज हो जाएगा ना, मतलब इंटरनल चेंज हो रहा, स्वेटिंग हो जाएगी, है ना। कितना फिटनेस लेवल है उसके अनुसार कितना रेस्पिरेशन रेट है ना, कितनी जल्दी रिकवरी हो रही। मतलब कि हमने कहा कि 20 मीटर की स्प्रिंट मारना है, 20 सेकंड का रेस्ट और अगली 20 मीटर की स्प्रिंट फिर। तो अगर वो सही फिटनेस लेवल पर नहीं है तो 20 सेकंड का जो रेस्ट है तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा अगले के लिए। ठीक है, मतलब जो चेंजेस डिस्टर्ब हो रहा है ना उसका इंटरनल पूरा बॉडी मैकेनिज्म। तो अब इसको क्या कहते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ होम्योस्टेसिस कॉजिंग स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक चेंज। ये चेंजेस हो रहा है उसको होम्योस्टेसिस की प्रक्रिया में जो मेटाबॉलिक और स्ट्रक्चरल चेंज होंगे बॉडी में, उसको हमको स्थिर रखने के प्रयास करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस डिफरेंट है। अब इसमें जब आप कोई फुल इंटेंसिटी से वर्क कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से एनर्जी चाहिए उस वर्क को करने के लिए। तो अगर आप 20 मीटर की स्प्रिंट मार रहे हैं तो ये किसमें एनारोबिक टाइप ऑफ वर्क है, और एनारोबिक टाइप ऑफ वर्क के लिए एनर्जी सिस्टम क्या होगा,
और एनर्जी सिस्टम के लिए क्या स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होना चाहिए कि वो उस समय जब उतनी एनर्जी उसके पास होगी तभी तो वो उसको कंप्लीट कर पाएगा टास्क। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट एनर्जी सिस्टम आई भाई। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के लिए है तो एनर्जी सिस्टम अलग है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी के लिए है तो एनर्जी सिस्टम अलग है। एक मैराथन रनर के लिए अलग है, एक 800 मीटर रनर के लिए अलग है, 100 मीटर स्प्रिंट के लिए अलग है। ठीक है, अब कंटिन्यूस जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम रिपीटेशन की बात करी, सेट की बात करी, इसमें करेंगे क्या? एक्सरसाइज तो कर रहे हैं। ठीक है, करेंगे क्या? इंटेंसिटी की बात करी, फ्रीक्वेंसी की बात करी। 20 मीटर स्प्रिंट्स के 2 सेट्स के 3 रेपिटेशन। ठीक है, तो 20 विद फुल इंटेंसिटी, तो क्या आ गया? इंटेंसिटी। क्या रेपिटेशन की बात आ गई, कितने? 3 रेपिटेशन, सेट कितने? 2। ठीक है, रिकवरी पीरियड बिटवीन 2 सेट्स जितना भी आप डिसाइड कर दें, 60 सेकंड, 120 सेकंड, जो भी है। डेंसिटी की बात आ गई। ठीक है, तो अब आप जब ये सब कर रहे हैं, एक्सरसाइज कंटिन्यूस सेट और रिपीटेशन में कर रहे हैं, तो जो एनर्जी आपको मिल रही है, जिस सिस्टम से मिल रही है, वो एनर्जी कम भी तो होगी, डिप्लीटेड भी तो होंगे वो सब्सटेंस। ठीक है, एक सर्टेन टाइम के बाद, सर्टेन लेवल के बाद तो एनर्जी सब्सटेंस आपके कम होंगे। एंजाइम हार्मोन जो एक्टिविटी आपको उस एनर्जी सिस्टम के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, वो उनकी एक्टिविटी भी कम होगी, वो भी कम लेवल पर आ जाएंगे। इससे क्या होगा कि फिर आपको जो मसल्स में वियर एंड टियर, आप देखते हो कि क्रिकेट में अगर हॉट ह्यूमिड कंडीशंस है तो आप देखते हैं कि क्रैम्प ज्यादा आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी सोर्स, एनर्जी सिस्टम जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करना था वो कम हो गई। ठीक है, फिर आपने देखा होगा कुछ ब्रेक लिया जाता है, ट्रेनर या कोच दौड़ते हुए जाते हैं, कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स दिए जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस लेवल को दोबारा रीगेन करने के लिए। कई बार वो प्लेयर कुछ समय के लिए बाहर आ जाता है, दूसरा प्लेयर सब्स्टिट्यूट उसकी जगह वर्क करता है, तो उससे क्या? क्यों? क्योंकि उतनी जगह में वो रिकवर कर ले, जो एनर्जी सब्सटेंस डाउन वर्ड है वो रिस्टोर। और इससे क्या होगा? इससे थकान होगी निश्चित रूप से, और यही थकान के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी सुपर कंपनसेशन, जिसको हम चाह रहे हैं कि अब आपने एक टास्क कर लिया, अब दूसरा टास्क में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। इंप्रूवमेंट का एक चार्ट के द्वारा आपको बताएं। अगर सुपर कंपनसेशन की बात सिर्फ कर दें तो कि रिकवरी फेज में जो जितने भी सब्सटेंस डाउन गए थे, वो दोबारा से जब रिस्टोर होके अगली परफॉर्मेंस के लिए जब हम आते हैं, ठीक है, तो वो जो पीरियड उसको सुपर कंपनसेशन में रखते हैं। और ये जो चीज है वो एक टेम्परेरी प्रोसेस है, उस इम्प्रूवमेंट कैपेसिटी पे आप हमेशा नहीं रख सकते। हमने कहा ना, एक कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट और दूसरा स्टेडीनेस ऑफ कैपेसिटी। तो स्टेडीनेस सर्टेन टाइम के लिए है, टेम्परेरी प्रोसेस है, वो भी नीचे आना ही है। ठीक है, इसी को ऑप्टिमम लेवल भी कहा जाता है। और वो ट्रेनिंग लोड, ऐसा ट्रेनिंग लोड जो सुपर कंपनसेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसको कहते हैं स्टैंडर्ड लोड। ठीक है, तो यही स्टैंडर्ड लोड जो आप लोड की बात कर रहे थे, तो यही स्टैंडर्ड लोड हमें ऐसे अप्लाई करना है जिससे कि जो इफेक्ट हम चाह रहे हैं वो आप पाए। आप बात समझ में आ रही कि ट्रेनिंग मेथड्स के अंदर है कौन कैसे ट्रेनिंग लोड हमें अप्लाई करना है कि ऐसा इफेक्ट हम ला सकें। और ये इफेक्ट के लिए ये आप इसको देखिए, ऊपर देखें कि फेज ऑफ सुपर कंपनसेशन कितना छोटा है। फेज ऑफ सुपर कंपनसेशन पर देखिए ऊपर, उस पर डायरेक्ट है। अगला जो चक्र इसमें जा रहा है वो इससे छोटा होगा, अगला इससे छोटा होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, फेज ऑफ लोड एंड फेज ऑफ रिकवरी आप देखिए बिल्कुल सिमेट्रिकल है नीचे।
और तब आप अगर ऐसा लोड दे पा रहे हैं, जिसको स्टैंडर्ड लोड कहा जा रहा है, तब आप देखिए इंप्रूवमेंट क्या है फेज ऑफ सुपर कंपेंसेशन कितना, फेज ऑफ लोड और फेज ऑफ रिकवरी की तुलना में फेज ऑफ सुपर कंपेंसेशन की स्थिति देखिए कितनी मिनिमम है, और अगली बार ये और कम हो जाएगी, और तीसरी बार ये उस लाइन के नीचे ही रहेगी इंप्रूवमेंट। अगर वो फ्लैट लाइन की बात करें, नहीं समझ में आया, आपने लोड दिया किसी को ट्रेनिंग मेथड्स में, ठीक है, ये फेज ऑफ लोड है, ठीक है, लोड देने के बाद अब उसको आप रेस्ट देंगे, रिकवरी, ठीक है, और अगली बार फिर आप यही प्रक्रिया करेंगे। अब जो उसकी प्रेजेंट स्टेट थी, जो थी एक वर्तमान स्थिति, आपने एक लोड दिया किसी को, सिंपली हमसे कहा कि अभी हम आप खड़े हैं 20 मीटर स्प्रिंट हमने हमारी, लौट के आ गए, 20 सेकंड का रेस्ट दिया। अगली बार जब हम करेंगे फिर से, तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, जो सुपर कंपनसेशन के जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो हमारे इंप्रूवमेंट प्रेजेंट स्टेट से लोड के बाद अगली बार हमारे में कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ, प्रेजेंट स्टेट जैसे तो नहीं थे अब हम, तो वही चीज है। और अगली बार जब आप करेंगे तो ये तो पहली बार आया तो इतना इफेक्ट, दूसरी बार आएंगे तो ये जो फेज ऑफ सुपर कंपनसेशन ऊपर देख रहे हैं वो और छोटा हो जाएगा, तीसरी बार आप देखेंगे जो लाइन ऑफ इंप्रूवमेंट जो है उसी के नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। तो आपने इसलिए इसको टेम्परेरी प्रोसेस कहा है, ये हमेशा परमानेंट नहीं हो सकता कि एक बार इतना बढ़ गया तो इतना बढ़ा ही रहा है, ठीक है। दूसरा उसमें देखिए कि इफेक्ट ऑफ, ऊपर आप देख रहे हैं पहले वाला जो हम बता रहे हैं दिख रहा है ऊपर, है देख रहे हैं, लास्ट में वो लाइन ऑफ इंप्रूवमेंट के नीचे ही रह गया, पहले चक्र में कितना इंप्रूवमेंट हुआ, दूसरा देखिए पहले और दूसरे के अंतर में कितना है, और तीसरे में देखिए नीचे ही है, ठीक है। ये क्या है, जब हम लोड और फेज और रिकवरी फेज को बिल्कुल अनुपातिक रूप से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, यह रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं। रेगुलर ट्रेनिंग के बाद ये बताया कि इतना फेज ऑफ सुपर कंपनसेशन होगा, और एडाप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड कैसे एडाप्टेशन होता है, या तो हम लीनियर रेट इंक्रीज करें, ठीक है, अपवर्ड क्रम में लोड को दे रहे हैं, लीनियर इंक्रीजमेंट है, ठीक है, और या फिर स्टेयरकेस में पहले इतना दिया फिर बढ़ा के इतना दिया फिर इतना, हाँ नेट का क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये इसको प्रोसीजर ऑफ इंक्रीजिंग ट्रेनिंग, कैसे इंक्रीज करना है, नहीं सडनली इंक्रीज कर देना। देखिए आप ये पूरा बना है कि लीनियर इंक्रीजमेंट कर रहे हैं या स्टेयरकेस मेथड से कर रहे हैं, तो इंक्रीजमेंट का भी। और हमने आपको वहां पर बताया था आउटर लोड के अंतर्गत दो फैक्टर, इंटेंसिटी और वॉल्यूम। तो इंटेंसिटी ऑफ, अगर इंटेंसिटी ऑफ लोड मैक्सिमम और हाई मैक्सिमम होगी तो इनवर्स रिलेशनशिप होगा, वॉल्यूम ऑफ लोड कम, अगर इंटेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम ऑफ लोड कम, यदि वॉल्यूम ऑफ लोड ज्यादा तो इंटेंसिटी कम। ये देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब अगर एक ज्यादा तो एक कम, व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती, दो हाँ क्रम है ना किसी चीज, अगर समानुपाती मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती या इनवर्स रिलेशनशिप क्या, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। तो जब आपको ये ध्यान रखना कि इंटेंसिटी ऑफ लोड अगर हम किसी को 100% कर दे रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, है ना, फिर वो एक या दो ही रिपीट कर पाएगा ना। और अगर इंटेंसिटी कम कर दें 40-50% वॉल्यूम के रिलेशन बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये एक आध एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपको स्पीड एबिलिटी के अंतर्गत स्प्रिंटिंग परफॉर्मेंस ही कर रहे हैं तो
हम एक मेथड ये कर सकते हैं कि हम 100 मीटर स्प्रिंट के लिए 50 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 20 मीटर स्प्रिंट कर लें। तो अगर आप 50 मीटर स्प्रिंट के रैप कर रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ, तो फिर आप 1, 2 ठीक है करें। और यदि 10 और 20 के कर रहे हैं तो फिर आप इंटेंसिटी के साथ वॉल्यूम को रैप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 50 मीटर 2 बार दौड़ा व्यक्ति तो 100 मीटर दौड़ा, और 10 मीटर अगर दौड़ेगा तो 10 बार दौड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर 2 बार ही होगा और यहाँ पर 10 बार। 10 बार मतलब कि 10 बार मैक्सिमम इंटेंसिटी 10 मीटर दौड़ा, फिर आपने रिकवरी दी, फिर रेडी फेज हुआ, फिर 10 मीटर दौड़ा, फिर वो रेडी फेज हुआ, फिर 10 मतलब रिकवरी के बाद, ऐसा वो कितनी बार किया? 10 टाइम्स, ठीक है। और वहां पर 2 टाइम्स, ठीक है। तो ड्यूरेट वहां पर क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, इसलिए उसकी जो रैप है वो कम है। जैसे 10 मीटर हम इसलिए आखिरी का कह रहे हैं कि जब आखिरी फेज में 100 मीटर को वो जब कंप्लीट करने वाला है, तो जो लास्ट मोमेंट पर जब बचा है, जब उसको फिनिश करना है, तो वो प्रोसेस हम 10 मीटर के अंतर्गत कर सकते हैं। बीच का जो प्रोसेस है स्टार्ट के बाद, जहाँ 50 और 60 मीटर स्प्रिंट करना है स्टार्ट के बाद, ब्लॉक स्टार्ट के बाद, जब वो अपना स्पीड गेन कर लिया, एक्सेलरेशन पा लिया, तो 50-60 मीटर उस एक्सेलरेशन को बनाएगा आगे, तब हम उस स्पीड उसको क्या कहते कर सकते हैं, स्टार्ट के लिए अलग कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है। ये देखिए आपके सामने है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो रही है। आपने लोड दिया, नीचे रिकवरी है, अगला फेज आया, इतना इंप्रूवमेंट हुआ। ऊपर देखिए नीचे रिकवरी बिल्कुल बराबर हो रही है, तो ऊपर के फेजेस ऑफ सुपर कंपेंसेशन आप देखिए, इंप्रूवमेंट तो कैसा हो रहा है, लीनियर हो रहा है। देखिए फेज ऑफ सुपर कंपेंसेशन ऐसे बढ़ते हुए क्रम में हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोड फेज और रिकवरी फेज हम सिमेट्रिकल कर रहे हैं। नीचे है दूसरा, देखिए लोड कितना है और रिकवरी कम है। लोड दिया, रिकवरी कम है। अगली बार लोड ज्यादा कर दिया, रिकवरी कम कर दी। तो आप देख रहे हैं कि ये बढ़ते हुए क्रम में नहीं, बल्कि घटते हुए क्रम में ये डिक्लाइन परफॉर्मेंस होता है। ये इम्प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड रिकवरी, मतलब जितनी रिकवरी आपको देनी है उससे ज्यादा आपने दे रहे, तो ये सिमेट्रिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो, मतलब अधिकतम लोड अधिकतम रिकवरी। हाँ हाँ, उसमें अगर आप उसको फेजेस को इम्प्रॉपर बैलेंस करेंगे तो जो इफेक्ट है वो चेंजेस हो जाएंगे। मतलब जो परफॉर्मेंस है वो ग्रेजुअल इंक्रीज की जगह ग्रेजुअल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो ऐसे जा रहे हैं आगे बढ़ते हुए क्रम में वो ऐसे हो जाएगी, ठीक है, रिवर्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बैलेंस सही नहीं, इम्प्रॉपर बैलेंस है। नीचे भी उसका एक उदाहरण है, इम्प्रॉपर रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड रिकवरी, वेरी हाई लोड एंड शॉर्ट रिकवरी। इधर आप देख रहे हैं कि रिकवरी ज्यादा है, लोड जितनी लोड दिया गया उससे ज्यादा रिकवरी हो गई। यहाँ जितना लोड दिया है उससे रिकवरी कम कर रहे हैं, लोड ज्यादा दे दिया, रिकवरी कम कर, पीरियड कम दे रहा है, तब भी वो वहां तक जाएगा ही नहीं, नीचे हो जाएगा। जो परफॉर्मेंस ऊपर डिक्लाइन हो रही थी वो ऊपर तक आ ही नहीं रही परफॉर्मेंस कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर आप लोड ज्यादा कर दें, रिकवरी कम कर दें, रिकवरी ज्यादा कर दें, लोड कम कर दें, तो नहीं आएगा। हमें प्रॉपर बैलेंस बनाकर ही चलना है। अब हम मेन उस पर आए, बायोमेटर मोटर एबिलिटीज, ठीक है। कौन कौन सी? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इन्हीं के अंतर्गत अलग अलग ट्रेनिंग मेथड है। स्ट्रेंथ के लिए अलग, स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के अलग, एंड्योरेंस के लिए अलग, फ्लेक्सिबिलिटी के अलग,
ये कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे स्ट्रेंथ एंडोरेंस, यहाँ पर दोनों ही बात हो रही, पावर दोनों ही बात हो रही, ठीक है। इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोमोटर एबिलिटी, जैसे कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक आइसोलेशन में पेडोलॉजिकल सब्जेक्ट नहीं है, वैसे ही किसी भी मोटर एबिलिटी का डेवलपमेंट आइसोलेशन में नहीं है, वो उसके साथ कोई चीज जुड़ी हुई है, सभी चीजें जुड़ी हुई है। बिना फ्लेक्सिबिलिटी के क्या स्ट्रेंथ है, बिना स्ट्रेंथ के क्या एंडोरेंस है, बिना स्पीड के क्या स्पीड एंडोरेंस है, और बिना स्ट्रेंथ के क्या स्पीड है। क्या एक चीज सिर्फ आइसोलेशन में हम कर सकते नहीं, उसके साथ कम या ज्यादा मात्रा में दूसरी चीजें भी इंटर रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट। स्ट्रेंथ की बात करें, आज हम जो बहुत इंपॉर्टेंट एक मेथड है और बहुत पॉपुलर मेथड है, इसको कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग, है ना। और सर्किट ट्रेनिंग के ऊपर बहुत रिसर्च इफेक्ट भी देखे गए। यहाँ पर आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ की, और उसी सर्किट ट्रेनिंग के अंतर्गत बात करना है। ट्रेनिंग मेथड्स में और भी जो है वो इंड्योरेंस से है, जैसे इंटरवल मेथड्स है, फार्टलेक है, उनकी बात नेक्स्ट क्लास में है। आज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सर्किट ट्रेनिंग। तो अभी तक हमने ट्रेनिंग मेथड्स का कोई पहला पार्ट जो लेक्चर का था, जो बेस था कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो आपको ट्रेनिंग मेथड्स के पूर्व जो कंसेप्ट आने चाहिए वो पहला लेक्चर का पहला पार्ट था। तो अब हम लेक्चर का दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ की एक ट्रेनिंग मेथड सर्किट ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। पहला पार्ट उस कॉन्सेप्ट से था जो अब अप्लाइड होगा। वो सारी चीज इंटेंसिटी, डेंसिटी, लोड, रिकवरी, सुपर कंपनसेशन, स्टैंडर्ड लोड, सारी चीजें जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट में बताई है, स्पोर्ट्स में रेपिटेशन, सेट, टाइम इन, टाइम ऑफ, बेनिफिट, सारा कुछ वो अब अप्लाइड पार्ट में आएगा, ठीक है। इसलिए वो लेक्चर का पहला पार्ट उस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब हम मेन पार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एक मोटर एबिलिटी, और इसके अंतर्गत बहुत सारी स्ट्रेंथ डेवलपमेंट की ट्रेनिंग मेथड्स आपके कोर्स वर्क में है, वो सर्किट ट्रेनिंग है जिसकी हम आज बात करेंगे। इसको अगर आप डेफिनेशन देखें, स्ट्रेंथ इज अ कंडीशनल एबिलिटी एज वेल एज द मोटर एबिलिटी। इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, ये कंडीशनल एबिलिटी भी है और मोटर एबिलिटी। क्यों कंडीशनल एबिलिटी क्या है? इट इज कंडीशनल एबिलिटी बिकॉज इट्स डिपेंड्स लार्जली ऑन द एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस ऑफ द मसल। कंडीशन हम उसी को कंडीशनिंग कहते हैं, कंडीशन कर पाएंगे जहां पर एनर्जी लिबरेशन प्रोसेस की प्रक्रिया हो, लैक्टिक इलेक्ट्रिक सिस्टम एनर्जी सिस्टम में आए, एरोबिक एनोरबिक की बात हो, ठीक है। तो अगर कंडीशनल एबिलिटी की बात करें तो ये चीज का इन्वॉल्वमेंट होगा, और मोटर एबिलिटी की बात करें तो ये क्या रहा, डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मोटर एबिलिटी की बात करें तो ये बात करेगा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। स्ट्रेंथ में आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट टेंशन, ये सब बात होती है। कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो जब ये चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं तो ये किस प्रोसेस में, मोटर एबिलिटी, ठीक है। और कंडीशनल एबिलिटी एनर्जी लिबरेशन, किस एनर्जी सिस्टम से एनर्जी लिबरेट हो रही, मसल्स को कैसे मिल रही है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो ये दोनों ही है, कंडीशनल एबिलिटी एज वेल एज मोटर एबिलिटी,
ठीक है। और स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम और एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस, किसी प्रतिरोध को ओवरकम करना है या उसके विरोध में काम करना है। और कैसे रेजिस्टेंस होते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंट, रेजिस्टेंस है किसी इक्विपमेंट का प्रतिरोध, जैसे ट्रेनिंग में कोई इक्विपमेंट उठाना, मेडिसिन बॉल फेंकना, ठीक है, कोई इक्विपमेंट इन्वॉल्वमेंट है ना, तो वही रेजिस्टेंस है। 10 किलो उठा सकते हैं, 10 किलो का रेजिस्टेंस उठा सकते हैं लोड, ठीक है। 20 किलो नहीं क्षमता है तो नहीं रेजिस्टेंस होगा, हम तो उठेगा या थोड़ा उठेगा, 50 किलो हिलेगा नहीं। तो ये क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंट है, इक्विपमेंट, ठीक है, जहां पर किसी इक्विपमेंट के द्वारा प्रतिरोध का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस ऑफ ओन बॉडी, अपनी बॉडी, जैसे कि अगर एक जो रेसलर होते हैं, एक आपने देखा होगा कि अखाड़े में एक रस्सा टांग लेते हैं मोटा सा और उसके ऊपर चढ़ते उतरते हैं, देखा? तो क्या कर रहा है उसमें? रेजिस्टेंस खुद की बॉडी, जितना खुद का वेट है वो खुद ही को उठा रहा है, ठीक है। पुलअप्स आप कर लो, अपना वेट आप खुद ही को उठाना, ठीक है। तो ऐसी एक्टिविटी जहां खुद की बॉडी ही एक रेजिस्टेंस है ना। और अगला है रेजिस्टेंस ऑफ अपोनेंट। रेसलिंग की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें, है ना, ऐसे इस कॉम्बैटिव स्पोर्ट्स की बात करें जहां अपोनेंट को बीट करना है। कबड्डी में भी अपोनेंट का रेजिस्टेंस होता है, 3 लोगों ने लीडर को पकड़ लिया तो अपोनेंट का रेजिस्टेंस है जिसको हमें ओवरकम करना है या उसके विरोध में काम करना है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। आप देखते हैं कि बास्केटबॉल के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सरफेस चाहिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ शूज चाहिए किसी गेम के लिए, क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन जो है उसको रेजिस्टेंस को बीट करना है। क्यों? क्या कहते हैं, बॉलर स्पाइक पहन के बॉलिंग करता है उस फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को, क्यों? बैट्समैन के स्पाइक अलग होते हैं, स्प्रिंटर भी स्पाइक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है जिसको ओवरकम और जिसके यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ आप सब अवेयर होंगे, सिर्फ एक हाईलाइट के तौर पर हम आपको बता रहे हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ये सब चीजें आपने पढ़ ही चुकी हैं और सारी उदाहरण के तौर पर दें कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ पर है, जैसे वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ठीक है, थ्रो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या अप्लाई होती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है। आप देखते हैं कि वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में वो कंपटीशन जो होता है वो उस लोड को बढ़ा दे जाते हैं जितने भी, तो कई बार ऐसा होता है कि इनका बेस्ट 150 किलोग्राम था मान लो क्लीन एंड जर्क में आज तक, पर वो अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं 155 कर रहे हैं, यानी यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ कई बार वो हो भी जाता है ना, तो वहां पर कई बार हो भी जाता है, हर बार नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ की इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता कहाँ होती है? स्प्रिंट में, जंप में, यहाँ पर हमें एक्सप्लोजन, जैसे 100 मीटर स्प्रिंट में जो स्टार्ट एक्सप्लोजन चाहिए, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ चाहिए वॉलीबॉल स्पाइक करने में, ठीक है, तो वहां पर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता। अब एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को भी 3 पार्ट में कर दें। स्टार्ट स्ट्रेंथ, ऐसे इवेंट जहां पर स्टार्ट का बहुत बड़ा महत्व है, जैसे आपने देखा होगा कि 100 मीटर स्प्रिंट में ही क्यों एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है ब्लॉक पर स्टार्ट लेना। आप देखना कि क्यों ज्यादातर एथलीट उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि वहां पर ही तो आपको पहला एक्सप्लोजन चाहिए, स्टार्ट है। और जिसका कहा जाता है ना, जिसका स्टार्ट बहुत बढ़िया हुआ तो वो ज्यादा चांसेस उसके हो जाते हैं ना। तो जो पहला एक्सप्लोजन है वो स्टार्ट स्ट्रेंथ, ठीक है, इसका सब डिवाइड कर रखा है। स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर,
अब पावर, ये वाली जो एबिलिटी है वो टीम गेम्स में ज्यादा यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड स्ट्रेंथ। सर स्ट्रेंथ स्पीड में तो सर जंपिंग और थ्रोइंग इवेंट्स आ जाते हैं अधिकतर। हाँ, थ्रोइंग और जंपिंग की इवेंट्स भी आ जाते हैं, और टीम गेम्स में भी इसका यूज है। मेनली थ्रोज और जंप में है, और टीम गेम्स में भी अगर हम उसको करें तो इन्वॉल्वमेंट है अकॉर्डिंग कौन सा टीम स्पोर्ट्स है, ठीक है। और जो स्पीड स्ट्रेंथ है ये टोटली टीम गेम्स पर है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, जैसे कि स्ट्रेंथ एंडोरेंस और एंडोरेंस स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एंडोरेंस कम्बैटिव स्पोर्ट्स जितने भी हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, ताइक्वांडो, जूडो, वुशु, ठीक है। क्या इसमें क्या है? स्ट्रेंथ एंडोरेंस। और दूसरा है एंडोरेंस स्ट्रेंथ, स्विमिंग, कितने ड्यूरेशन आपको या कितने डिस्टेंस को, कितने लैप कंप्लीट करने हैं, तो ये उस पर है। अदर फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ भी बात करते हैं, स्टैटिक, डायनामिक, जनरल, स्पेसिफिक, रिलेटिव, ठीक है। इसके अलावा भी अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेथड्स की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि बहुत सारी ट्रेनिंग मेथड हैं, और ट्रेनिंग मेथड अलग अलग टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ के अनुसार भी है। मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव, स्ट्रेंथ एंडोरेंस, पावर, ये सब हम जो बात कर रहे हैं इनकी अलग अलग ट्रेनिंग मेथड। ऑल एंड ऑल देखें तो ये ट्रेनिंग मेथड्स हैं। आप देख रहे हैं सिंपल मेथड या कॉम्बिनेशन मेथड और सिस्टम, सुपरसेट मेथड, पिरामिड मेथड, प्लायोमेट्रिक और रिएक्टिव मेथड, और सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रेंथ के इतने मेथड्स हैं, और आज हम जो बात कर रहे हैं सर्किट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो ये सर्किट ट्रेनिंग को बताने के पहले जो कॉन्सेप्ट इसलिए था कि हम कहाँ पर इसको अप्लाई कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सर्किट ट्रेनिंग पर भी हम आ सकते थे, पर ये चीजें भी हमें पता होने चाहिए कि भाई स्ट्रेंथ क्या है, क्या ओवरकम करते हैं रेजिस्टेंस को, कौन कौन से रेजिस्टेंस होते हैं, कितने टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या है, और अब हम सर्किट ट्रेनिंग की बात करें, वन ऑफ द मेथड ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। इस पे यहाँ पर एक कोटेशन लिखा है कि ग्रेट एथलीट्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड, ठीक है। तो यहीं पर ट्रेनिंग मेथड्स का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है कि आप एथलीट्स को बना रहे, ठीक है। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं तो वो अपने आप नहीं है ना। अब स्ट्रेंथनिंग की बात करें, डेवलप्ड बाय, कहाँ, किसने डेवलप की? आर ई मॉर्गन एंड जी टी एडम्सन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स फर्स्ट डेवलप्ड सर्किट ट्रेनिंग इन द 1950s। 1950 में पहली बार यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के मॉर्गन और एडम्सन ने ये टर्म सर्किट ट्रेनिंग दिया, ठीक है। व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग? क्या है ये सर्किट ट्रेनिंग? Circuit training is a method of fitness training that is designed to develop general, all-round physical and cardiovascular fitness. यानी कि जनरल, ऑल-राउंड फिजिकल और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को डेवलप करने की एक ट्रेनिंग मेथड्स है जो स्ट्रेंथ के अंतर्गत यूज्ड फॉर पर्पस। किस पर्पस के लिए यूज हो रही है सर्किट ट्रेनिंग? क्या उद्देश्य है? अगर हम सर्किट ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसके उद्देश्य क्या होंगे, किन उद्देश्य के लिए? इट इज इफेक्टिव मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस की अभी बात करी थी ना हमने, तीन टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ, मैक्सिमम एक्सप्लोसिव और स्ट्रेंथ एंडोरेंस, उसके दो फॉर्म भी बताए थे, स्ट्रेंथ एंडोरेंस और एंडोरेंस स्ट्रेंथ, है ना। तो यहाँ पर अगर हम स्ट्रेंथ एंडोरेंस की डेवलप करना चाह रहे हैं, वन ऑफ द कंपोनेंट,
तो सर्किट ट्रेनिंग बेस्ट मेथड है। सिर्फ इसके लिए भी नहीं, इसके अलावा सर्किट ट्रेनिंग कहाँ यूज हो सकती है? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। हमने आपको कंडीशनिंग बताया था, क्या होती है कंडीशनिंग? इट इज ग्रेजुअली प्रिपेयरिंग द इंडिविजुअल फॉर एन स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी। मस्कुलर एंडोरेंस, पावर, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस और एनोबरिक एंडोरेंस के लिए भी उतनी ही इफेक्टिव है सर्किट ट्रेनिंग। ठीक है, तो यदि आपके वेरिएबल अपनी रिसर्च प्रपोजल के लिए स्ट्रेंथ एंडोरेंस है, एनोबरिक एंडोरेंस है, मस्कुलर एंडोरेंस है, पावर है या कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है, तो आप सर्किट ट्रेनिंग का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके चॉइस पर, ऐसा नहीं सिर्फ स्ट्रेंथ एंडोरेंस प्राइमरली है, और आप इसके लिए भी यूज कर सकते, इक्वली इफेक्टिव ट्रेनिंग। ठीक है, वाई सो पॉपुलर? हमने कहा ना कि मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। क्यों पॉपुलर? क्यों? क्योंकि ये वर्सटाइल ट्रेनिंग मेथड, कहीं भी हम कैसे भी यूज कर सकते। कैसे? डिफरेंट सिचुएशन में हम इसको अडेप्ट कर सकते, डिफरेंट अलग अलग सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेंथ एंडोरेंस के लिए भी है, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए भी है, मस्कुलर एंडोरेंस के लिए भी है, पावर के लिए भी है। कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं, मस्कुलर एंडोरेंस या कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस को भी डेवलप एक साथ करने के लिए सर्किट ट्रेनिंग कर सकते हैं। डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब अंडर 16 के लिए भी कर सकते हैं, 19 के लिए भी कर सकते हैं, और बी लेवल के लिए कर सकते हैं, एलीट लेवल के लिए भी कर सकते हैं, बिगनर्स के लिए भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वर्सटाइल। फिटनेस रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन, ये जो जिस स्पोर्ट्स के लिए जो फिटनेस रिक्वायरमेंट है उसको डेवलप करने के लिए भी सर्किट ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी यूज एनी टाइम ऑफ द ईयर, वर्ष में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीजन का कोई मतलब नहीं है इसमें। तो आप देख रहे हैं, इसलिए वर्सटाइल, और इसलिए इतना वर्सटाइल है, इसलिए इतना पॉपुलर है। ठीक है, क्योंकि इसका आप यूज के लिए बहुत ज्यादा एडेप्टेशन, डिफरेंट सेक्शन, डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट टाइम ऑफ ईयर, डिफरेंट फिटनेस रिक्वायरमेंट, कितने एडेप्टेशन उसमें हमें मिल रहे हैं, और इफेक्टिवनेस उतनी ही है, इफेक्टिवनेस में कमी नहीं आ रही। वाई सो कॉल्ड सर्किट? सर्किट क्या है इसमें? सर्किट ट्रेनिंग लिखा ना, उस वाई सो कॉल्ड सर्किट, सर्किट को क्या इसको इन्वॉल्व करना है? सर्किट क्या है कि सर्किट शुड कंसिस्ट ऑफ बिटवीन 6 and 15 स्टेशन। ऐसा हम अलग अलग स्टेशंस बना लें, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में डिजाइन कर लें, मान ली सर्कुलर है ना, मोस्ट कॉमन पैटर्न है सर्किट ट्रेनिंग का। एक सर्किल बना लिया और एक ऐसा सर्किल बनाया जिसमें हर स्टेशन के बीच 5-5 या 10-10 मीटर की दूरी थी, और एक ऐसा सर्किल बना लिया। जैसे कि आप ऐसा सर्किल समझ लीजिए कि क्रिकेट में एक इनर सर्किल होता है, 30 यार्ड का सर्किल होता है, वैसा ही आपको उस सर्किल पर अलग अलग एक कोन रख देना है जो एक स्टेशन को बताएंगे। 10 से 15 आपने रख दिए। अब नॉर्मली सर्कुलर पैटर्न पर होता है, पर आप इसमें डिफरेंट फॉर्मेशन बना सकते हैं। कोई स्टार का भी फॉर्मेशन बना सकते हैं जो सर्कुलर है, स्क्वायर भी बना सकते हैं, सेमी सर्किल में भी कर सकते हैं, वी शेप भी है, लाइन में भी है, जिगजैग, जैसा भी आप पैटर्न चाहें। ये सर्कुलर मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट यूजेबल है, इसलिए हम लगता है कि सर्किट ट्रेनिंग सिर्फ इस राउंड या सर्किल में ही करना है, ऐसा नहीं है, आप दूसरे फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी एक रिसर्च का बहुत अच्छा है कि अगर हम वही मेथड अलग डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट फॉर्मेशन में करें तो क्या इफेक्ट में चेंज आता है? ऐसी रिसर्च शायद किसी नहीं होगी, अभी हमें भी आइडिया है। कितने पैटर्न है आपके? देखिए, स्टार, स्क्वायर, सेमी सर्किल, वी शेप, लाइन, जिगजैग, 6 पैटर्न है, और एक यूजुअल पैटर्न है जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं 6 को। सर्किल वाले, हाँ, हो सकता है ना।
अगर नहीं भी आया तो हम कह सकते हैं कि भाई नहीं आया इफेक्ट, रिसर्च की जरूरी थोड़ी कि इफेक्ट आए, है ना। पर ये भी एक है, रिक्वायरिंग टोटल टाइम ऑफ 5 से 20 मिनट के अंतर्गत, ज्यादा आपको नहीं करना, 5 से 20 मिनट 25 मिनट के अंतर्गत पूरी ट्रेनिंग भी कंप्लीट भी हो जाती है। 15 से 20 सेकंड का रेस्ट ही देना है स्टेशन से स्टेशन के बीच, इसलिए वर्सेटाइल है। तो सर्किट के अंतर्गत स्टेशन समझ गए, स्टेशन के फॉर्मेशन समझ गए, तो ये इसी को सर्किट कहा गया। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने एक सर्किट सुना होगा, तो अलग अलग तार अलग अलग पॉइंट से कनेक्ट होते हैं। तो इसी तरीके से वो स्टेशन जो हम बना रहे हैं वो अलग अलग फिटनेस कंपोनेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है सर्किट ट्रेनिंग डिजाइन गाइड। अब बनाएंगे कैसे सर्किट ट्रेनिंग किसी कंपोनेंट के लिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो इफेक्टिव रिसर्च का इफेक्ट वाला पार्ट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि मस्कुलर एंडोरेंस के लिए डेवलपमेंट करना है सर्किट ट्रेनिंग के माध्यम से, तो मस्कुलर एंडोरेंस के लिए सर्किट कैसे हम डिजाइन करेंगे, क्या करना है, इसके लिए यूज कब करना है। सर्किट प्री सीजन में, कंपटीशन सीजन में नहीं सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है, प्री सीजन मस्कुलर एंडोरेंस के। दूसरा, ऐसी एक्सरसाइज उसमें रखनी है डिफरेंट स्टेशन जो बना रहे हैं, जो आपके अपर मिडिल और लोअर सेक्शन ऑफ द बॉडी, अपर मिडिल लोअर सेक्शन ऑफ द बॉडी, तीनों ही बॉडी पार्ट्स मसल्स डेवलपमेंट के लिए ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो अपर लोअर और मिडिल पार्ट्स डेवलपमेंट में योगदान दे सके। Include exercise that work the front and back of the body, not only upper, lower or middle, but also the front and back. Example, opposing muscle group, जैसे बाइसेप्स तो ट्राइसेप्स, क्वाड्रिसेप्स तो हैमस्ट्रिंग, ठीक है ना। तो अपोजिट फ्रंट बैक का मतलब ये, तो क्वाड्रिसेप्स के लिए कोई एक्सरसाइज हो रही तो हैमस्ट्रिंग के लिए भी होनी चाहिए, बाइसेप्स के लिए हो रही तो ट्राइसेप्स के लिए भी होनी चाहिए। ये फ्रंट और बैक का मामला है, ठीक है। तो और ये लोअर अपर, ये अपर बॉडी में आ गया आपका आर्म्स का, ये लोअर बॉडी में आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए कोई एक्सरसाइज है तो फिर बैक स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट है लोअर बॉडी मस्कुलर एंडोरेंस एक्टिविटी यूज टू नीड टू इंक्लूड। अगर हम लोअर बॉडी के लिए मस्कुलर एंडोरेंस डेवलप कर रहे हैं तो कौन सी एक्टिविटी इंक्लूड करनी चाहिए। पहला, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट जरूर हो, जैसे लंज कहते हैं, लंजिंग। अप एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे स्टॉप, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट, साइड लंज। इसका एक पूरे सर्किट का एग्जांपल ये है। देखिए, ये इसमें 6 एक्सरसाइज दी जा रहे हैं। एक्सरसाइज के नाम भी हैं, प्रेस अप, मॉडिफाइड प्रेस अप, सिट अप, डंबल स्क्वाट, हैंड शोल्डर प्रेस, बेंट ओवर रो, बैक एक्सटेंशन और मल्टी लंज। तो आप देखें टाइम्स ऑन का तात्पर्य है कि 30 सेकेंड्स तक वो एक्सरसाइज की जाएगी। कितना? 1 स्टेशन पर 30 सेकेंड्स। टाइम्स ऑफ मतलब वो रिकवरी, ठीक है, वो आप स्टॉप वॉच में 30 सेकंड के बाद टाइम्स ऑफ 15 सेकंड की रिकवरी। नंबर ऑफ सर्किट, इसके 2 सर्किट, ठीक है, 2 सर्किट आपने बना दिए, ठीक। सिटअप इसी तरीके से देखते हैं कि 30, तो आप टोटल देख लें कितने हैं, 30 सेकंड यूज हो रहा है, तो टोटल कितने सेकंड यूज हो गए। अच्छा, सर नंबर ऑफ सर्किट का मतलब है कि 2 बार उसी राउंड में। हाँ, तो 2, 4, 5, 6, 8, 10 सर्किट हैं टोटल, ठीक है। और 30 सेकंड्स के 2 बार टाइमिंग देनी है हमें। तो कितने हो रहे हैं, 1 मिनट
2 मिनट, 3 मिनट और 4, 4.5 मिनट विथ रिकवरी। इसी को डबल कर दीजिए, 10 मिनट के अंतर्गत 6 एक्सरसाइज का एक सर्किट ट्रेनिंग हो सकती। ठीक है, और एक्सरसाइज हमने आपको बता दिया कैसे इंक्लूड करनी। तो ये मस्कुलर देखिए, हर एक जनरल पैटर्न ऑफ सर्किट ट्रेनिंग में जो एक्सरसाइज दे रहे हैं और हम उससे कोई मस्कुलर एंडोरेंस या करें, ये नहीं, इसका इफेक्ट नहीं आएगा। यदि मस्कुलर एंडोरेंस डेवलप करना तो सर्किट उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन, ठीक है, एक यूनिक पैटर्न से नहीं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ राउंड में ही सर्किट ट्रेनिंग होगी, ठीक है। जैसे डिफरेंट फॉर्मेशन है ऐसे डिफरेंट कंपोनेंट्स, तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अनुसार एक्सरसाइज यूज करनी है। अपर बॉडी, लोअर सेक्शन ऑफ द बॉडी, फ्रंट एंड बैक ऑफ द बॉडी, ठीक, ये सब यूज करके, इसलिए हम साथ में एक एग्जांपल भी दे रहे हैं कि क्या कैसे। अगला है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस सर्किट। अब इसमें क्या है कि ये भी प्रीसीजन में हमें यूज करना है। इसमें फोकस हमें लार्ज मसल ग्रुप पर करना है। एक स्मॉल मसल ग्रुप है, एक लार्ज मसल ग्रुप। इंक्लूड ऑन द स्पॉट एंड ऑफ द स्पॉट एक्सरसाइज, जैसे नी लिफ्ट, हाई नी एक्शन ऑन द स्पॉट सिर्फ करना है, ठीक है। ऐसे एक्शन जरूर इसमें इन्वॉल्वमेंट करना है, ठीक है। दूसरा, इंक्लूड हाई एंड लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, मतलब कुछ एक्सरसाइज ऐसी हो जो हाई इंटेंसिटी की हो, हाई इम्पैक्ट, कुछ लो की हो, ठीक है। द एक्सरसाइज सिलेक्टेड शुड बी बैलेंस्ड, कैसे, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हो जिसमें साइड टू साइड मूवमेंट होगा, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हो जिसमें अप एंड डाउन मूवमेंट होगा, कुछ एक्सरसाइज ऐसी हो जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट होगा, और अल्टरनेट करना है। मतलब यदि एक एक्सरसाइज साइड टू साइड मूवमेंट में हुई है तो अगली फ्रंट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड में हो, ठीक है। और अगली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में हुई है तो अगली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में हो, ठीक है। अल्टरनेट होनी चाहिए, अल्टरनेट बिटवीन हाई एंड लो इम्पैक्ट भी। अगर एक साइड टू साइड मूवमेंट हाई इम्पैक्ट से हुआ है तो अगला फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लो इम्पैक्ट से, ठीक है। कीप द एथलीट एक्टिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस में हमें क्या ध्यान रखना है कि जो 15 सेकेंड्स का जो हम टाइम ऑफ कर रहे हैं उसमें भी वो एक्टिव रिकवरी में रहेगा। जैसे वो वॉक कर ले, अपने जगह पर जंप कर ले हल्का, ठीक है, मतलब टोटल रिकवरी नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे कि एक आपने स्प्रिंट मारी 20 मीटर की और वहां से आप जॉग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ में इस पूरे सर्किट में जो मेन एक्सरसाइज है वो फुल जो इंटेंसिटी से करनी है, और जो ऑफ टाइम ऑफ पीरियड है उसमें जॉगिंग वॉकिंग, इसमें मतलब आपको एक्टिव रिकवरी पे आना है। इसका एक जो है वो एग्जाम्पल ये देखिए, इसमें लिखा जंपिंग जैक्स, अपने जगह पर ही हो जाएगी। अगला है शटल, ठीक है। अगला है फिर अपने जगह पर नी लिफ्ट हो रही है। जिग जैग रनिंग, अगला साइड वर्ड हो गया, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड था। जिग जैग साइड वर्ड हो गया। देखिए अलग अलग हो रहा है ना, कोई भी एक के साथ स्किपिंग, फिर अपने जगह पर आ गया। फिर ग्रेप वाइन, ये भी एक ग्रेप वाइन जैसे अंगूर की गुच्छे होते हैं ना वैसे, ठीक है। स्टेप अप, अपनी जगह पर है ना, फिर 20 स्टेप। तो आप सारा कुछ ये देख रहे हैं। मस्कुलर एंडोरेंस के लिए अलग सर्किट था, अलग एक्सरसाइज थी। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए अलग सर्किट है, अलग एक्सरसाइज। मिक्सअप नहीं करना है। अगर हम मिक्सअप करके या एक यूनिक कोई ट्रेनिंग उठा लें, किसी बुक में लिखा है कि ये सर्किट ट्रेनिंग में ये एक्सरसाइज होती है और उसका इफेक्ट हम किसी कंपोनेंट पर देखें तो वो इसका इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि वो एक्सरसाइज उसके लिए डिजाइन ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए इफेक्ट इसलिए भी नहीं आती कि हम क्या दे रहे हैं ट्रेनिंग मेथड में और इफेक्ट क्या देख रहे हैं।
आप कंबाइंड भी कर सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और मस्कुलर एंड्योरेंस दोनों एक साथ भी के लिए अलग सर्किट हो सकता है। ये भी प्री सीजन में है। इसमें क्या है, इंक्लूडिंग बोथ मस्कुलर एंड्योरेंस कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज इन द सर्किट, बराबर पैरामीटर में इसको यूज करना है। अल्टरनेट, अब इसमें अगर मस्कुलर एंड्योरेंस पर ज्यादा फोकस करना है तो उसकी एक्सरसाइज ज्यादा होंगी और कार्डियोवास्कुलर की कम, और कार्डियोवास्कुलर पर ज्यादा होगा तो उसकी एक्सरसाइज ज्यादा होंगी, उसकी कम। ठीक है। अगला ये कह रहा है कि अल्टरनेट बिटवीन द, अब मतलब एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज, अगर एक कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस की एक्सरसाइज हुई तो अगली मस्कुलर की। ठीक। फॉर मस्कुलर एंड्योरेंस यूज कंपाउंड एक्सरसाइज टू टारगेट मैनी मसल ग्रुप। ऐसी कंपाउंड एक्सरसाइज जिसमें कि एक साथ बहुत सारे मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो। कंपाउंड एक्सरसाइज किसे कहते हैं? मैनी जॉइंट मूविंग एंड न्यूमरस मसल ग्रुप, जैसे कि बैक स्क्वाट और स्टेप अप। स्टेप अप हम अगर करें एक्सरसाइज, तो स्टेप अप एक्सरसाइज अगर करें, इधर हम एक बेंच रख दें और उस पर स्टेप अप करें, तो कौन कौन से जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं? कि एंकल के जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, नी के जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, हिप के भी जॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऊपर अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो शोल्डर के भी इन्वॉल्वमेंट है, एल्बो के भी हैं। तो ठीक है, न्यूमरस जॉइंट, तो जितने जॉइंट हैं वहीं की मसल भी तो इन्वॉल्व हो रही हैं, तो न्यूमरस मसल। तो कंपाउंड एक्सरसाइज का तात्पर्य क्या है कि ऐसी एक्सरसाइज को यूज करना है जहां पर न्यूमरस जॉइंट और मसल ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए। अगर हम कार्डियोवास्कुलर और मस्कुलर एंड्योरेंस दोनों के लिए सर्किट बना रहे हैं। ठीक है। कंपाउंड एक्सरसाइज की बात समझ में आ गई ना? तो जनरल, स्पेसिफिक और कंपटीशन एक्सरसाइज के अलावा कंपाउंड एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज जिसमें एक साथ डिफरेंट जॉइंट और डिफरेंट मसल ग्रुप इन्वॉल्व। नेक्स्ट है कि इफ कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस इज द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस सर्किट, कंसीडर अवॉइड फ्लोर बेस्ड मस्कुलर एंड्योरेंस एक्सरसाइज। यदि हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस प्राइमरी रूप से डेवलप करना चाह रहे हैं तो मस्कुलर एंड्योरेंस की ऐसी एक्सरसाइजेस नहीं यूज करनी है जो फ्लोर पर लेट कर बैठ कर करनी है। कारण है क्योंकि हार्ट रेट का जो डिक्रीजमेंट आता है वो ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें उसको लेट कर नहीं करना है मस्कुलर एंड्योरेंस। अगर हम कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को प्राइमरी रूप से डेवलप सर्किट में कर रहे हैं, ठीक है। और यदि लेट के करना ही है तो एंड ऑफ द सेशन करना है, सेशन के सबसे आगे, जब उसके बाद हमें फिर अब कुछ नहीं करना। ठीक है। इसका देखिए एग्जाम्पल, स्क्वाट एंड शोल्डर प्रेस, तो फिर बी स्टेप, बेंट ओवर रो तो जंपिंग जैक्स, लंज, शटल्स, स्टेप अप एंड फ्रंट रेज, नी लिफ्ट। तो आप देख रहे हैं कि कार्डियोवास्कुलर और मस्कुलर एंड्योरेंस दोनों ही का। एक है मेडिसिन बॉल पावर सर्किट, 10-15 मिनट का और टाइम है बस, कर दीजिए। लास्ट है 2 स्लाइड्स बस है कि अगर नहीं तो ये फिर कल कैसा करना। अगर कल आप आए तो कल कर दीजिए। कल का तो वीडियो बड़ा हो जाएगा ना, रिकॉर्ड होगा। अच्छा, तो इसी बॉल सर्किट, इसका सीधा है कि मेडिसिन बॉल आपने सभी ने देखी है, उसका यूज करना है। इसके साइज जो है वो 1 kg से 10 kg है। ये लाइट वेट यूज करनी चाहिए यदि बिगिनर्स के लिए यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। सीधा इसके हम एग्जाम्पल पर आ रहे हैं। ये एक्सरसाइज है सारी मेडिसिन बॉल से संबंधित एक्सरसाइज। यदि मेडिसिन बॉल यूज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज सारी उसी से संबंधित होनी चाहिए। अब हमने बॉल क्या है, थोड़ी बात है। मेडिसिन बॉल क्या है? मेडिसिन बॉल एक बॉल होती है जो जिसका वेट 1 से 3 से 10 किलोग्राम तक होता है, ठीक है। उसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग कंपोनेंट और डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स में यूज होती है।
उसी का एक सर्किट बताया गया है कि अगर उसको यूज करना है एज ए इक्विपमेंट तो कैसे। नेक्स्ट है एनोरोबिक सर्किट। एनोरोबिक सर्किट का तात्पर्य है कि एक एरोबिक और एक एनोरोबिक ऐसी एक्सरसाइज या एनोरोबिक एनर्जी सिस्टम या जैसे कि 100 मीटर स्प्रिंट के लिए कर रहे हैं तो फिर हमें एनोरोबिक सर्किट के द्वारा वह एनोरोबिक कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, तो उसके लिए सर्किट अलग होगा। ठीक है, उसके लिए आप सर्किट देखें कि नंबर ऑफ एक्सरसाइज भी बढ़ गई हैं और रिकवरी टाइम ज़्यादा हो गया है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख रहे हैं, है ना, टाइम ऑन कम है और टाइम ऑफ ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनोरोबिक टाइप ऑफ एक्टिविटी में जब हम मैक्सिमम इंटेंसिटी से पार्टिसिपेट करते हैं तो 100 मीटर स्प्रिंट एलीट एथलीट की 10 सेकंड के अंदर समाप्त हो जाती, मतलब 10 सेकंड की मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्टिविटी है। ठीक है, और उसके बाद इसलिए वो मैक्सिमम इंटेंसिटी एक्टिविटी के सेकंड से वो कम है, इसलिए कि आपको उसमें मैक्सिमम एफर्ट पुट करना है, क्योंकि एनोरोबिक एनर्जी सिस्टम और एनोरोबिक एनर्जी सिस्टम प्रीडोमिनेंट है इस टाइप ऑफ एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में, तो हम उसी के बेस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसकी जो रिकवरी है वो टाइम पीरियड बढ़ जाए। ठीक है, तो ये मेन इसमें चेंज है। स्पोर्ट स्पेसिफिक सर्किट। अब यदि आप क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, बास्केटबॉल के लिए सर्किट ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं तो आप उन कंपोनेंट पर भी यूज कर सकते हैं जितने मैंने बताया कि मस्कुलर एंड्रेंस, कार्डियोवास्कुलर, कॉम्बिनेशन ऑफ मस्कुलर कार्डियोवास्कुलर, ठीक है, मेडिसिन बॉल और एनोरोबिक टाइप ऑफ। और यदि इनको नहीं करना है तो स्पोर्ट्स के स्पेसिफिक के अनुसार भी आप सर्किट ट्रेनिंग बना सकते हैं कि क्रिकेट के लिए क्या, फुटबॉल के लिए क्या, बास्केटबॉल के लिए क्या, लॉन टेनिस के लिए क्या, हॉकी के लिए। ठीक है, इसका भी एक उदाहरण हम ये देख सकते हैं। ये बास्केटबॉल के लिए एक सर्किट बनाया गया है, स्क्वैट जंप टू कैच, मतलब वो स्क्वैट जंप करेगा और कैच बॉल पकड़ने के लिए। ठीक है, कि किसी ने पास दिया, ठीक है, तो वो जिग जैग रनिंग, जैसे कि जिग जैग रनिंग का इन्वॉल्वमेंट बास्केटबॉल गेम में होता है वैसे ही जिग जैग रनिंग, प्रेस अप, बॉल को पकड़ के और रिलीज करना। ठीक है, शटल रनिंग विद सोलोइंग, शटल रनिंग भी करना है, चेक करना है, रुकना है, दाएं बाएं भी हाँ करना है। लंजिंग विद बॉल इन फ्रंट, जो बॉल के साथ ड्रिबल होता है और जो लंज के साथ बॉल को दो पैर के बीच से निकाला जाता है, कमर के पीछे से घुमाया जाता है, तो लंजिंग विद बॉल। बेंट ओवर रो, स्प्लिट जंप, सिटअप, तो ये सब एक बस इस तरीके से आप क्रिकेट के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमें सर्किट, हमने देख लिया कि सर्किट ट्रेनिंग क्या है, किसने डेवलप की है, कौन से कंपोनेंट डेवलप होते हैं, क्यों इसको सर्किट कहा जाता है, कैसे अलग अलग कंपोनेंट के लिए सर्किट डिजाइन करने हैं, कैसी एक्सरसाइज रखनी है, टाइम ऑन पीरियड क्या है, टाइम ऑफ पीरियड क्या है, एक्सरसाइज क्या है, रिपीटेशन क्या है, सर्किट क्या है, स्टेशन क्या है, ये सब हमने अब डिजाइन कर लिया, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है, अब हमें सर्किट ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्शन कैसे देने हैं, क्या चेक करना है, सर्किट ट्रेनिंग करने तो अब चलिएगा, पर उसके लिए क्या प्रिपरेशन कराएंगे, कैसे बनाएंगे सर्किट क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये आपका पार्ट यहाँ इन्वॉल्व है रिसर्चर का, ठीक है, ये पार्ट आपका है। और अभी तक जो पार्ट हम आपको बता रहे हैं वो आपको अपने सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट से करवाना है, अपनी मॉनिटरिंग में। ठीक है, रिसर्चर। ठीक है, तो आपका जो पार्ट है उस रिसर्च में उसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एथलीट, आपको एथलीट की स्क्रीनिंग
कि मतलब वार्म अप के पहले कि उसमें कोई इंजुरी तो नहीं, कोई इलनेस तो नहीं है, और यदि ऐसा कुछ अनईजीनेस वो फील कर रहा है उस समय, तो आप उसको सर्किट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व ना करिए। ठीक है, ये आपका पार्ट है। नेक्स्ट है प्रॉपर वेंटिलेशन। जहां पर यदि रूम में कर की जा रहा है तो उसका वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, बाहर आउटडोर की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट की सेफ्टी आपको देखनी है। मान ली वेट ट्रेनिंग में उसमें इन्वॉल्वमेंट है और डंबल उठा रहे हैं और उसके जो कॉलर्स होते हैं वो टाइट नहीं है, तो आप उसने डंबल उठाया और उसका एक निकल गया तो इंजरी के चांस है। तो ये आपको देखना है कि प्रॉपर इक्विपमेंट की सेफ्टी है कि नहीं। मेडिसिन बॉल जो यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर यूजेबल कंडीशन में है कि नहीं। जिस सरफेस पे आप उसको दौड़ाना चाह रहे हैं वो सरफेस अनइवन तो नहीं है। फ्लोर पे करवा रहे हैं तो फ्लोर पे ऐसा वो दौड़ सकता है, या वो ऐसे शूज पहने हुए हैं जो दौड़ सके। ये सब किसका काम है? एज अ रिसर्चर आपका। एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू फिटनेस लेवल। जैसे फिटनेस लेवल उसका प्रेजेंट कंडीशन, उस फिटनेस लेवल के अनुसार एक्सरसाइज देनी है। ठीक है, अगर वो बिगिनर है तो उसके लिए हाई या एलीट लेवल का फिटनेस प्रोग्राम आप नहीं दे सकते, इंटरमीडिएट का लिए बिगिनर का नहीं दे सकते। ठीक है, तो और नेक्स्ट है चेक पॉइंट ऑफ क्लोथिंग। ये आपका इन्वॉल्वमेंट है कि आप उसका देखें कि वो कौन से क्लोथ पहन के यूज कर रहा है। मतलब कि अगर किट में है शॉर्ट्स और टी शर्ट की आवश्यकता है और वो लोअर और उसमें है। ठीक है, हैवी क्लोथ्स तो नहीं है। सेफ्टी रिगार्डिंग सरफेस, सरफेस की सेफ्टी जो हमने बताया, इवन अनइवन फ्लोर की, ये सब भी आपको ही चेक करनी है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट। उसके बाद भी एक फर्स्ट एड किट उपलब्ध होनी चाहिए कि कोई इंजुरी कुछ हो जाता है मिस हैपनिंग, तो आपके पास फर्स्ट एड किट है। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग। आपका पूरा सेशन मॉनिटरिंग करना है एथलीट की। नेक्स्ट है टेक्निक। आप देखें कि वो प्रॉपर टेक्निक के साथ यूज हो रहा है कि नहीं। अगला लास्ट स्लाइड्स है, लास्ट 2 स्लाइड्स है। इंस्ट्रक्शनल गाइडलाइन रिलेटेड टू सर्किट। आपको प्लानिंग क्या करनी है? अगर आप अपने रिसर्च में सर्किट ट्रेनिंग यूज कर रहे हैं तो उसकी प्लानिंग एडवांस में और प्रिपेयर, खुद को भी एक बार उसमें इन्वॉल्व करके उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, हैव इक्विप। आपके पास स्टेशन बनाने के लिए कार्ड्स हैं, कौन से हैं कि नहीं, इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं जो एक्सरसाइज दे रहे हैं कि नहीं, कौन सा पैटर्न यूज कर रहे हैं, हमने आपको फॉर्मेशन बता दिया है। यहाँ पर आपका प्रोफेशनलिज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका खुद का अपीयरेंस सही है कि नहीं। कि मान लीजिए आप फील्ड में कि कहते सर्किट ट्रेनिंग करा रहे हैं और खुद गॉगल्स और जीन्स और बढ़िया इस तरीके की ड्रेस में है जो कहीं से भी लग नहीं रहा कि ये सर्किट ट्रेनिंग या कोई गेम्स का ट्रेनिंग चल रहा है। ठीक है, तो आप अपना भी अपीयरेंस उसी के अकॉर्डिंग रखें। ठीक है, पंक्चुअलिटी। सर्किट ट्रेनिंग के लिए आपने बता दिया कि इस टाइम पर उपस्थित होना, तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करके सारा रखना है। पंक्चुअलिटी उसमें भी है कि टाइम अगर 30 सेकंड के लिए ऑन किया जा रहा है तो 15 सेकंड के लिए ऑफ, ये भी पंक्चुअलिटी आपको देखना है। कॉम्पिटेंसी, वह सही कॉम्पिटिशन से कर रहे हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन और आपके इंस्ट्रक्शन सही हैं कि नहीं। मैनर, आपके खुद के मैनर, इंथुसियास्टिक, फ्रेंडली, कंसिडरेट, पॉजिटिव, ये सब आपको अपने मैनर में भी ध्यान रखना है। वॉइस, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन देते समय आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, सब तक पहुंचनी चाहिए। किसको क्या इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना, मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है कि कोचिंग पॉइंट, आप उस दौरान क्या कोचिंग पॉइंट दे रहे हैं वो मीनिंगफुल होने चाहिए, डायरेक्ट होने चाहिए। जिस इंडिविजुअल को देना है उसी को देना है, सभी को नहीं वो कोचिंग पॉइंट देने हैं। विजुअल इंस्ट्रक्शन, यदि कोई एक्सरसाइज कोई कर नहीं पा रहा है तो आपको वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना है। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा के उसको देखना भी है कि वो कर पा रहा है कि नहीं, और यदि वो कर पा रहा है तो उसकी फिर अगर कोई फॉल्ट है तो वहीं पर करेक्ट करना है और उसको इमीडिएट प्रैक्टिस करानी है उस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद। नेक्स्ट है पोजीशनिंग, आपकी खुद की पोजीशनिंग उस सर्किट में ऐसी हो कि आप सब कुछ सारे स्टेशन देख पाए और सभी पार्टिसिपेंट्स को देख पाए। ठीक है,
और ग्रुप के अंदर नहीं अपनी पोजीशनिंग रखनी, ग्रुप के बाहर रखनी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, आपका काम एक्सरसाइज के दौरान जो कैसी टेक्निक कर रही है उसका ऑब्जर्वेशन। एथलीट कोई डिफिकल्टी में तो नहीं है, कोई अनइजीनेस फील कर रहा है तो आप उसको बाहर कर दीजिए, उसको पूरे सर्किट कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मॉनिटर, एथलीट को मॉनिटरिंग करना इसमें आपका प्राइमरी रोल है और इसमें आपको एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फीडबैक और करेक्शन ऑफ फॉल्ट, ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ रिसर्चर, एज अ इन्वेस्टिगेटर, कि आप सर्किट ट्रेनिंग में इन्वॉल्व पार्टिसिपेंट्स को प्रॉपरली फीडबैक दें और उनके टेक्निक के फॉल्ट करेक्ट करें। तो आशा करते हैं कि आपको इस ट्रेनिंग मेथड्स के अंतर्गत सर्किट ट्रेनिंग मेथड और कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग ट्रेनिंग के बारे में बताया था वो समझ में आया होगा। और रिसर्च का इम्प्लीकेशन भी इसमें कहाँ इन्वॉल्व है, इसको करना है। आज जो हमने थ्योरी पढ़ी है, आपको एज अ प्रपोजल, यदि आप इसके बाद आपको प्रपोजल बनाना है, तैयार करना है अपने गाइड के अंडर में उनसे समझ के, और आपके पास भी एक आइडिया होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग मेथड्स का आपने आज जो थ्योरी और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़ी है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कैसे करना है और कहाँ होना है, ठीक है, कैसे इफेक्ट मेजर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर। सर मोबाइल नंबर बोल दें प्लीज। सभी तो आएंगे, कल आएंगे सर, कल 930